चेतन भगत के जाने के बाद मैं कुछ वक्त तक पटना में ही रहा। रिया के पास्ट से जुड़े जितने भी लोगों से मैं मिल सकता था उन सभी से मैंने मुलाकात की। सबसे पहले तो मैं उसके पुराने ऑफिस में गया। उसने रिजाइन कर दिया था, लेकिन किसी को भी अपने प्लान्स के बारे में नहीं बताया। नेस्ले में उसकी एक्स कॉलिंग मोहिनी ने मुझे बताया। क्या वो बीमार लग रही थी? नहीं तो, मोहिनी ने कहा। मैं ईस्ट इंडिया ट्रेवल्स के दफ्तर भी गया। नेस्ले का स्टाफ इसी एजेंसी की सेवाएं लेता था। तुम्हें रिया सोमानी याद है? 2 साल पहले वो नेस्ले के पटना ऑफिस में काम करती थी, मैंने कहा। प्रिटी गर्ल, ट्रेवल एजेंसी पर काम करने वाला युवा एजेंट अजय ने कहा। एक्सट्रीमली प्रिटी, मैंने सुधारते हुए कहा। मैडम इसी एजेंसी को यूज करती थी। उनके पिता बहुत बीमार पड़ गए थे। राउंड ट्रिप टू दिल्ली, राइट? अजय ने कहा। हाँ, लेकिन उसके बाद कुछ? अजय की उंगलियां उसके कीबोर्ड पर दौड़ने लगी। उसने कुछ बार अपना सिर हिलाया। एनीथिंग? मैं कोशिश कर रहा हूँ, अजय ने कहा और 1 मिनट बाद बोला। कुछ मिला है। उन्होंने दिल्ली की एक और फ्लाइट पकड़ी थी, 1 वे, 17 अप्रैल 2009 को। मैंने स्क्रीन देखी। वो उसी दिन रवाना हुई थी जिस दिन बिल गेट्स मेरे स्कूल में आए थे। मैं कार हायर कंपनी में गया, लेकिन चूंकि वे लोग पुराने रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, इसीलिए उन्हें इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। मैं बैंक गया। यहाँ रिया की कंपनी द्वारा उसकी सैलरी जमा की जाती थी। मेरी ब्रांच मैनेजर रोशन जोशी से भेंट हुई। क्लाइंट इंफॉर्मेशन इज कॉन्फिडेंशियल, उन्होंने कहा। वो कहीं गुम हो गई है। मैं उन्हें खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या वे लापता है? आपके पास ऐसा कोई पुलिस रिपोर्ट है? तब जरूर हम आपकी मदद कर सकते हैं। नहीं, वे अपनी मर्जी से गई है। सर, तो फिर मैं किसी के बैंक अकाउंट की जानकारी आपको कैसे दे दूं? मुझे ऐसा करना तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने ब्रांच मैनेजर के ऑफिस से विधायक ओझा को फोन लगाया। ओझा को लोगों की मदद करना अच्छा लगता था, ताकि बदले में कभी उनकी भी मदद ली जा सके। उसने पटना सिटी विधायक को बोला कि रोशन को एक फोन लगाए। 5 मिनट बाद मेरे सामने रिया का अकाउंट था। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप हमारे विधायक जी को जानते हैं सर, रोशन ने कहा। मैंने उसके स्टेटमेंट पर नजर दौड़ाई। 14 अप्रैल को रिया ने 3.5 लाख रुपए का अपना पूरा बैंक बैलेंस निकाल लिया था। ट्रांजैक्शन के सामने FX लिखा था। FX क्या होता है? मैंने कहा। रोशन ने अकाउंट स्टेटमेंट देखे। ये फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्शन है। उन्होंने एक दूसरी करेंसी में अपना पैसा निकाला है। किस करेंसी में? US डॉलर्स, अमेरिका जाने के लिए, मैंने कहा। मेरे भीतर उम्मीद की लो जाग गई थी। पता नहीं, इंडिया के लोग चाहे किसी भी देश में जाएं, आमतौर वे US डॉलर्स ही लेते हैं और फिर वहां पहुंचकर वे उसे चेंज करवा लेते हैं। वो विदेश गई है। ठीक, ऐसा हो सकता है। मैं बैंक से निकला और ईस्ट इंडिया ट्रेवल्स वाले अजय को फोन लगाया। अजय, माधव झा हियर, मुझे दिल्ली की एक फ्लाइट बुक करानी है प्लीज। लकी गर्ल, समांथा ने कहा। वाकई, मैंने कहा। 19 में शादी, 20 में डिवोर्स। समांथा और मैं दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर के अमेरिकन डाइनर में बैठे थे। मैंने उसे रिया की कहानी सुनाई। वो ऑरेंज जूस में अपना स्ट्रॉ घुमाती रही। ये तो वाकई ट्रेजिक कहानी है, उसने कहा, लेकिन वो लकी है कि तुम उसे इतना चाहते हो। मैं मुस्कुरा दिया। माधव, तुम्हारे जैसा एक लवर पाने के लिए बहुत सी लड़कियां किसी की जान भी ले सकती है। मैं तो ऐसा कर सकती हूँ, समांथा ने कहा। थैंक्स, मैंने कहा। उसने एक गहरी सांस भरी। वेटर हमारा खाना ले आया, एक चिकन बर्गर और फ्रेंच फ्राइज का एक बड़ा ऑर्डर। एनीवे, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? समांथा ने एक फ्राई उठाते हुए कहा। मुझे उसको ढूंढना ही है। किसी को खबर नहीं कि वो कहाँ है। शुरुआत करने के लिए ये कोई बहुत अच्छी जानकारी तो नहीं कही जा सकती। कोई क्लू? मुझे कुछ अंदाजा है, जैसे इंट्यूशन, वेल आई गेस, और ये एक नापातुला गेस है कि वो न्यूयॉर्क में हो सकती है। ओह रियली? वो तो मेरा शहर है। आई एम नॉट श्योर। पहले तो मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि वो US गई है। कैसे? द US कॉन्सुलेट। मुझे ये पता करना होगा कि क्या उन्होंने किसी रिया सोमानी को वीज़ा दिया है। तुम्हारे वहाँ कॉन्टेक्ट्स हैं अपने अमेरिकन सर्कल के मार्फत? दिल्ली में है तो, लेकिन इस तरह की जानकारियाँ कॉन्फिडेंशियल होती है। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए। मैं बस इतना ही जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने उसे वीज़ा दिया है, और अगर हाँ तो कब।
ये मुश्किल है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरी रिक्वेस्ट पर विचार करते करते वो तमाम फ्राइज चट कर गई। उसने अपना फ़ोन निकाला और कॉन्टेक्ट लिस्ट देखी। यूएस कॉन्सुलेट में एंजेला है। हम दोनों कभी कभी साथ घूमने जाते हैं, लेकिन मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर सकती। ठीक है, जैसा भी मुमकिन हो सके। द बेस्ट रूरल स्कूल इन बिहार, ये तो सुपर न्यूज़ है माधव। तुम्हारे पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये बता सके कि सीएम ने ऐसा कहा? गेट्स फाउंडेशन इंडिया के सीईओ माइकल यंग ने कहा। मैं उनके रोशनी से भरे ऑफिस में बैठा था। यहाँ से लोधी रोड की दरख्तों की कतार नजर आती थी। पिछले 2 साल में मेरी माइकल से कई बार बात हो चुकी थी और मैं उनके स्थान पर अपने स्कूल आने वाले डेलीगेशन को रिसीव कर चुका था। मेरे पास लोकल न्यूज़ पेपर्स की, मैं आपको उनके स्कैन कॉपी भेज सकता हूँ। मैंने कहा, यह तो बहुत अच्छा होगा, और अगर उसमें थोड़ा बहुत मेरा भी जिक्र हो तो न्यूयॉर्क में बैठे मेरे बॉस को भी ये अच्छा लगेगा, माइकल ने कहा और मुझे देखकर आंख मारी। अमेरिकन्स आपको ये महसूस करा सकते हैं कि पूरी दुनिया में आप ही उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं। मुझे एक मदद चाहिए माइकल, मैंने कहा। मुझे कुछ समय के लिए न्यूयॉर्क जाना है। क्या फाउंडेशन मुझे चंद महीनों के लिए कोई जॉब या कोई इंटर्नशिप या ऐसा कुछ भी दे सकता है? माइकल ने अपनी भौहें उठाई। रियली? हाँ, मुझे वहाँ जाना ही होगा। ये काम हो जाए तो वहाँ रहना मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। बिहार से न्यूयॉर्क, सब ठीक तो है? तुम अपने स्कूल के लिए बहुत पैशनेट नजर आते हो। मैं बिल्कुल पैशनेट हूँ, पर मुझे न्यूयॉर्क में किसी को खोजना है, बस इतना ही। यकीनन इंटर्नशिप मेरे लिए एक बहुत अच्छा तजुर्बा होगी। माइकल ने अपने निचले होठ को एक झटका दिया। मैं यूएस में बैठे लोगों से तुम्हारा संपर्क करवा दूंगा, माइकल ने कहा, और अपनी ओर से भी तुम्हारे बारे में उन्हें कुछ बता दूंगा। थैंक्स माइकल, मैंने कहा और उससे हाथ मिलाया। नो प्रॉब्लम्स, मुझे स्कैन आर्टिकल्स भेजना मत भूलना, माइकल ने कहा। तुम भी मुझसे क्या क्या चीजें करवाते हो, समांथा ने कहा। उसने मुझे कागजों की एक शीट थमाई। लोधी गार्डन के पास स्थित उसके ऑफिस में अभी सुबह का वक्त था। सुबह की सैर करने वाले लोग तेज कदमों से हमारे पास से होकर गुजर रहे थे। मैंने शीट को देखा। वो एक यूएस वीज़ा की कॉपी थी। उसने अप्लाई किया था और कॉन्सुलेट ने उसे 5 अप्रैल को वीज़ा दिया। थैंक्स समांथा, मेरी दोस्त इसके लिए बहुत मुश्किल में फंस सकती थी। मैं तुम्हारा कर्जदार रहूंगा, मैंने कहा। उसने अपनी गहरी ग्रे आंखों से मुझे देखा। नहीं, तुम्हें मेरा कर्जदार रहने की जरूरत नहीं। आई होप ये तुम्हारे लिए मददगार साबित होगा। इससे मुझे पता चला है कि मैं सही अंदाजा लगा सकता हूँ, लेकिन इससे हमें ये पता नहीं चल सकता वो यूएस के किस शहर में है, या फिर वो यूएस गई भी है या नहीं। वो न्यूयॉर्क में है। वो हमेशा से वहाँ जाना चाहती थी, इसीलिए माइकल बता रहा था कि तुमने वहाँ एक इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया है। अध्याय 3, न्यूयॉर्क। नाम? इमिग्रेशन काउंटर पर बैठे ऑफिसर ने पूछा। माधव झा, मैंने कहा। मैं सोच रहा था कि उसने पासपोर्ट पर ही मेरा नाम क्यों नहीं पढ़ लिया। मिस्टर झा, आपकी यूएस यात्रा का क्या मकसद है? उसने मेरे पासपोर्ट के पेजेस पलटे। मेरे नए यूएस वीज़ा को छोड़ दे तो वो पूरी तरह से खाली पड़ा था। मेरी यात्रा का मकसद है अपनी मोहब्बत की तलाश करना। मैं कहना चाहता था, मैं न्यूयॉर्क में गेट्स फाउंडेशन के लिए इंटर्नशिप कर रहा हूँ, मैंने कहा। डॉक्यूमेंटेशन प्लीज़। मैंने अपने बैग में से एक प्लास्टिक फोल्डर निकाला। उसमें मेरी इंटर्नशिप का ऑफर लेटर था, जिसके चलते मुझे हर महीने $3000 की छात्रवृत्ति मिलने वाली थी। मेरे पास माइकल के ऑफिस की ओर से दिया गया सर्टिफिकेट, मेरी वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन और फाउंडेशन द्वारा दिया गया कैश एडवांस भी था। इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरी फाइल का मुआयना किया। आप न्यूयॉर्क में कहाँ रुकेंगे सर? अपने दोस्तों के साथ, अपर ईस्ट साइड, 83वीं स्ट्रीट एंड 3rd एवेन्यू। ऑफिसर चंद सेकंड तक मेरे पासपोर्ट को उलटता पुलटता रहा। उसने एक स्टाम्प उठाया। उसके द्वारा लगाया गया ठप्पा मुझे गोली की धाई की तरह सुनाई दिया, जिसका मतलब था कि रिया की खोज के लिए मेरी दौड़ शुरू हो चुकी है। मैंने JFK एयरपोर्ट से एक टैक्सी पकड़ी और हैम्पटन की ओर बढ़ चला। ये मेरे देश के बाहर पहली यात्रा थी, और जो सबसे पहली चीज मैंने नोटिस की वो थी आकाश का रंग। आकाश पूरी तरह से साफ और चमकीले नीले रंग का था। भारत में हमें ऐसा आकाश कभी नहीं नजर आता। दूसरी चीज की तरफ मेरा ध्यान गया, वो थी खामोशी। हमारी टैक्सी भरपूर ट्रैफिक वाले एक रोड से होकर गुजर रही थी। इसके बावजूद कोई हॉर्न नहीं बजा रहा था, सिग्नल्स पर भी नहीं। इतनी खामोशी से लगभग मेरे कान दर्द करने लगे।
वेलकम टू बिग एप्पल। टैक्सी ड्राइवर ने अमेरिकी एक्सेंट में कहा। तुम यहीं के हो? मैंने कहा, अभी तो यहीं का हूँ, वैसे मैं ओरिजिनली अमृतसर से हूँ, उसने कहा। मैंने उसका नाम देखा, बलविंदर सिंह। आप अपर्डिस जा रहे हैं, है ना? यस प्लीज, मैंने कहा और उसे एड्रेस थमा दिया। माधव जा, तो तुम यहाँ पहुँच ही गए, सेल्स ने दरवाज़ा खोलते हुए रोमांच से चीखते हुए कहा। मैं हाँफ रहा था। मुझे अपना बैग और भारी सूटकेस लेकर 3 मंजिला चढ़ना पड़ी थी। ये प्रीवार बिल्डिंग से, सेल्स ने कहा। सेल्स ने स्टीफेस के बाद हार्वर्ड में MBA किया था। उसने वॉल स्ट्रीट का एक टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ज्वाइन कर लिया था। वो अपनी गर्लफ्रेंड ज्योति के साथ अपार्टमेंट शेयर करता था। ज्योति से उसकी मुलाकात हार्वर्ड में हुई थी और वो मॉर्गन स्टैनले में काम करती थी, जो कि वॉल स्ट्रीट का एक और इन्वेस्टमेंट बैंक था। मैं बहुत जल्दी यहाँ आ गया था और अभी सुबह के 7:30 बजे थे, लेकिन सेल्स काम पर जाने के लिए तैयार था। सॉरी, मुझे जल्दी जाना है, सेल्स ने कहा। ज्योति और मुझे काम पर जाने के लिए 7 बजे वाली सबवे पकड़ना है। शाम को मिलते हैं, ओके? नो प्रॉब्लम, मैंने कहा। वैसे भी मुझे आराम की ज़रूरत है, मैं बहुत थक चुका हूँ, लेकिन सोने की कोशिश मत करना, इससे तुम जेटलैग के हिसाब से अपने को एडजस्ट करने में आसानी रहेगी, सेल्स ने कहा। ज्योति, सेल्स ने आवाज़ लगाई। कमिंग। एक बेडरूम से एक मोटे अमेरिकन एक्सेंट में एक महिला की आवाज़ सुनाई दी। सेल्स, यदि तुम किसी रियल एस्टेट ब्रोकर से मेरी मुलाकात करवा सको। मैंने अपनी बात शुरू की, लेकिन सेल्स ने मुझे बीच में ही रोक दिया। आर यू क्रेजी? तुम यहाँ कुछ वक्त के लिए ही आए हो, कोई इंटर्नशिप है ना? 3 महीने? मैं तुम्हारे साथ इतने समय नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते? तुम यहाँ रिलैक्स करो, मुझे कल लंदन जाना है, लेकिन आज रात तो हमारी मुलाकात होगी ही। ज्योति आई। वो 5 फीट 6 इंच की एक दुबली सी लड़की थी। उसने एक फॉर्मल ब्लैक स्कर्ट और जैकेट के साथ शर्ट पहन रखी थी। हाय माधव, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, ज्योति ने कहा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो मुझे समांथा जैसी लगी। फर्क इतना ही था कि उसकी चमड़ी का रंग भूरा और आंखों का रंग काला था। मैंने भी तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। जब तक मुझे अपना अपार्टमेंट नहीं मिल जाता, तब तक तुम्हें तंग करने के लिए सॉरी। तुम यहाँ जब तक चाहो रह सकते हो, हम लोग दिन भर काम में लगे रहते हैं। कम से कम कोई तो इस जगह का इस्तेमाल रहने के लिए कर सकता है, ज्योति ने कहा और सेल्स की ओर मुड़ी। यू रेडी टू गो हनी? सेल्स ने सिर हिलाकर हामी भर दी। हैम्पटन की बनावट एक ग्रेट नुमा है। ये उत्तर से दक्षिण तक हमें नवर्ड स्ट्रीट मिलाएगी। चौड़े एवेन्यू पूर्व से पश्चिम की ओर फैले हुए हैं। 3rd एवेन्यू और 83वीं स्ट्रीट पर मौजूद सेल्स का घर सेंट्रल पार्क के पास है, जिसकी ईस्टर्न साइड 5th एवेन्यू पर थी। सेंट्रल पार्क इस शहर का एक लैंडमार्क है। सेंट्रल पार्क ने इस बुलबुलैया नुमा रास्ता को समझने में मेरी मदद की। उसके दक्षिण छोर पर कुछ दुकानें थी जहां से मैं अपना सिम कार्ड खरीद सकता था। मैं 3rd और 5th एवेन्यू से पश्चिम दिशा में बढ़ा और फिर दक्षिण में 83वीं स्ट्रीट से 60वीं स्ट्रीट तक 23 ब्लॉक पार किए। 20 मिनट बाद पार्क के दक्षिण कोने पर पहुंच गया था। वहां मुझे अनेक दुकानें नजर आई, जिनमें से एक पर लिखा था टी मोबाइल। टी मोबाइल सेल्स पर्सन ने मुझे 3G डेटा प्लान वाली एक सिम दिखाई। मैं एक स्क्रीन टच फोन किराए पर लेने के लिए तैयार हो गया, जिसमें एक वॉइस और डेटा प्लान था। इसे एक्टिव होने में 20 मिनट लगेंगे, सेल्स पर्सन ने कहा। मैं शॉप से बाहर निकल आया और फिर उत्तर दिशा में सेंट्रल पार्क की ओर चलने लगा। मैंने कई घंटों से कुछ नहीं खाया। मैंने क्रीम चीज़, टमाटो और अनियंस के साथ एक बेगल लिया, जिसके साथ मुझे एक बड़ा सा कोक मिला। मेरे फ़ोन की स्क्रीन के कोने में नज़र आ रहा था 3G साइन। ये बता रहा था कि मुझे नेटवर्क मिल गया है। मैंने अपनी पहली गूगल सर्च में लिखा लाइव म्यूजिक एवेन्यूज इन न्यूयॉर्क सिटी। इंटरनेट बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन सर्च रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं था। हजारों नाम मेरे सामने आ गए। पहली लिंक मुझे टाइम आउट मैगजीन की वेबसाइट पर ले गई। उस साइट पर ही शहर के वेस्ट लाइव म्यूजिक एवेन्यूज की टॉप 100 लिस्ट थी। पटना में अगर आपको ऐसी एक जगह मिल जाए जहां लाइव म्यूजिक बजाया जाता है तो खुद को खुशनसीब समझिए। और सिमराव में तो आपको बार में लाइव म्यूजिक सुनने को तभी मिल सकता है जब आप खुद गाने वाले हों। लेकिन न्यूयॉर्क सिटी में ऐसी जगह का कोई और छोर न था।
एक शहर में लाइव म्यूजिक एवेन्यू खोजना क्या मुश्किल होगा। मैं खुद से ये कहकर यहाँ आया था, लेकिन अब ये कतई आसान नहीं लग रहा था। तुम बहुत स्टूपिड हो माधव, मैंने अपने आप से कहा। मैं पार्क के सहारे सहारे 5th एवेन्यू पर उत्तर दिशा की ओर बढ़ता रहा। मैं बस यूं ही अपनी सनक के चलते बैग उठाकर इस सर्दीले शहर में चला आया था। हवा के एक झोंके ने मेरे चेहरे को सुन्न कर दिया। मैं ये नहीं कर सकता, मैंने कहा। मैंने गहरी सांस ली। मैंने अपने आप को उन पुराने बास्केटबॉल मैचों की याद दिलाई जिनमें मैंने केवल अपनी विल पावर के दम पर जीत हासिल की थी। एक बार मैं एक स्ट्रीट, एक एवेन्यू और एक बार माधव। तुम गेट्स फाउंडेशन के ग्रांट हासिल करने में कामयाब रहे। इनक्रेडिबल, ज्योति ने कहा। न्यूयॉर्क में अपनी पहली रात के दौरान हम सेलस के घर पर चपातियाँ और चना मसाला खा रहे थे। ग्रांट मुझे नहीं, मेरे स्कूल को मिली है। हमारी टीम ने जो अच्छा किया था वही उन्हें पसंद आया, मैंने कहा। नहीं, ये इसी ने किया है, सेलस ने कहा। इसी ने यह कारनामा कर दिखाया। खुद बिल गेट्स ने इसका स्कूल देखा और ग्रांट की पेशकश रखी। लेकिन क्या इस इंटर्नशिप से तुम्हें न्यूयॉर्क में एक फुल टाइम जॉब मिल जाएगा? ज्योति ने कहा। मुझे जॉब नहीं चाहिए, मैंने कहा। तो क्या तुम ये एक्सपीरियंस के लिए कर रहे हो? सेलस ने कहा। नहीं, ये इसकी कोई और वजह है, मैंने कहा और चुप हो गया। फिर मैंने ज्योति की ओर देखा। सेलस मेरी हिचकिचाहट को समझ गया। तुम मुझे बाद में बताना चाहोगे? उसने कहा। दोस्तों की राज की बातें, ज्योति ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं भी मुस्कुरा दिया। ज्योति किचन में जाने के लिए उठ खड़ी हुई। लेकिन तुम जो भी मुझे बताओगे वो मैं ज्योति को बता ही दूंगा, सेलस ने कहा और उसकी ओर देखा। ज्योति ने उसे हवा में एक किस दिया। ठीक है, बैठो ज्योति, मैंने कहा। ज्योति फिर से बैठ गई। वो बहुत उत्सुक लग रही थी। मैं यहाँ किसी की तलाश करने आया हूँ, मैंने कहा। तलाश करने? ज्योति ने कहा। तुम्हारे पास उस आदमी का कांटेक्ट नंबर नहीं है? आदमी नहीं, एक लड़की? नहीं, मेरे पास उसका कांटेक्ट नहीं है। मुझे तो पक्के तौर पर यह भी नहीं पता कि वो यहाँ है। तो ये लड़की का मामला है। इस तरह के मामले हमेशा किसी न किसी लड़की से ही जुड़े होते हैं, है ना? कौन सी लड़की? सेलस ने पूछा। रिया, मैंने कहा। रिया? कौन? रिया सोमानी, सेलस ने कहा। वेल हाँ, वही, मैंने कहा। सेलस ने एक सीटी बजाई। व्हाट द फक, सेलस ने कहा। रियली तुम रिया सोमानी को तलाशने के लिए न्यूयॉर्क आए हो? वो हंसने लगा। कौन है रिया सोमानी? क्लियरली उसने यहाँ पर कुछ एक्साइटमेंट तो क्रिएट कर ही दी है, ज्योति ने कहा। वो इसकी कैसे कहूँ, वो एक तरह से तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है ना? हाफ गर्लफ्रेंड, एक्स हाफ गर्लफ्रेंड, मैंने कहा। ये युगों पुरानी कहानी है, सेलस ने कहा। लेकिन वो कंफ्यूज नजर आ रहा था। उसकी शादी लंदन में अपने कजिन से हो गई थी ना? उसने कॉलेज छोड़ दिया था, राइट? नहीं, वो उसका कजिन नहीं था। रोहन फैमिली फ्रेंड और राखी भाई था, लेकिन कजिन नहीं। जब कॉलेज की अफवाहों में बेसिर पैर की बातें जुड़ जाती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। सॉरी, मुझे ज़्यादा डिटेल पता नहीं है। वो तो तुम्हारी ज़िंदगी की ऐसी तैसी करके अपने हस्बैंड के साथ लंदन उड़ गई थी, सेलस ने कहा। मैं मुस्कुरा दिया। लेकिन कहानी इतनी ही नहीं है, कहानी इससे भी बहुत आगे है। सुनना चाहोगे? ज्योति और सेलस दोनों ने हामी भर दी। वे पूरा ध्यान लगाकर मेरी कहानी सुनने लगे। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। मेरी कहानी रात 10 बजे ख़त्म हुई। ज्योति सेलस की ओर मुड़ी। मुझे पता नहीं था कि भारतीय पुरुष इतने रोमांटिक भी हो सकते हैं, उसने कहा। क्या मतलब? सेलस ने कहा। तुम सबवे स्टॉप से मेरे ऑफिस तक मेरे साथ पैदल चलकर नहीं जाते, ज्योति ने कहा। और यहाँ लोग आधी दुनिया का सफर करके अपने प्यार की तलाश करने आ रहे हैं। कम ऑन ज्योति, तुम भी हर बात में मुझे तंग करने का एक एंगल ढूंढ ही लेती हो, सेलस ने कहा और मेरी ओर मुड़ा। लेकिन बॉस, तुम तो बहुत कमाल हो। 7 साल बाद भी उसी लड़की के पीछे पड़े हो। दैट्स सो रोमांटिक, ज्योति ने खोए खोए स्वर में कहा। हाँ, लेकिन ये स्टूपिड भी है, सेलस ने कहा। सेलस, ज्योति ने कहा। मैं तो बस अपने दोस्त के बचाव में बोल रहा था। वो सही कह रहा है, मैंने कहा। मैं स्टूपिड ही हूँ, लेकिन अब इस पर मेरा जोर नहीं। वो मेरे लिए सब कुछ है। सब कुछ? तुम्हें तो लगता था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। फिर भी तुम जिंदा तो थे ही ना, सेलस ने कहा। हाँ, मैं जिंदा तो था, लेकिन जी नहीं रहा था।
ज्योति ने आह भरी। सेल्स ने हार मान ली। वो एक रेड वाइन की बोतल और 3 ग्लास ले आया। तुम लोगों को जल्दी उठना है, मैंने एक घूंट भरते हुए कहा। सोने जाना हो तो मेरे लिए रुकना मत। चिंता मत करो, सेल्स ने कहा। लेकिन तुम क्या करोगे? मैं बाहर जाऊंगा अभी, ज्योति ने अपनी वाइन का घूंट भरते हुए कहा। 10 बजे के पहले तो वैसे भी कुछ शुरू नहीं होता, मैंने कहा। मैंने अपना ग्लास खत्म किया और उठ गया। ये न्यूयॉर्क सिटी है। यहाँ के हर ब्लॉक में बार है जिनमें लाइव म्यूजिक चलता है, सेल्स ने कहा। तब तो शायद मुझे हर ब्लॉक में जाना होगा, मैंने कहा। तुम पागल हो, सेल्स ने कहा। ये इस पर डिपेंड करता है कि हमारा नजरिया क्या है, मैंने कहा। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम सुबह 6 बजे उठ जाते हो और सूट पहन लेते हो। तुम सुबह 7:30 बजे ऑफिस पहुंच जाते हो और दिन में 13 घंटा काम करते हो। कुछ लोगों को ये बड़ा पागलपन लग सकता है, लेकिन इसके लिए मुझे रिवॉर्ड भी तो मिलता है, डॉलरों में। मेरे लिए रिया ही सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, मैंने कहा। सेल्स के पास अब कोई जवाब नहीं था। तुम्हें एक गर्म जैकेट की जरूरत होगी। 1 मिनट रुको, ज्योति ने कहा। उसने एक कबर्ड को खगोला और उसमें से एक लेदर जैकेट निकाल आई जिसमें फर भरे हुए थे। थैंक्स, मैंने कहा। मैं अपार्टमेंट के बाहर चला आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने सेल्स को कहते हुए सुना कि तुम्हें क्या लगता है, इसे किसी दिमागी डॉक्टर को दिखाना चाहिए? लेकिन गूगल मैप्स पागल प्रेमियों के लिए इस तरह के ख्यालात नहीं रखता। जब मैंने अपने आसपास लाइव म्यूजिक्स के बारे में जानना चाहा तो उसने मुझे कुछ रिजल्ट्स दे दिए। पहला सेशन था 84वीं स्ट्रीट पर मौजूद ब्रांडिस पियानो बार। ये दूसरे और तीसरे एवेन्यू के बीच था और सेल्स के घर से महज 5 मिनट में वहाँ पैदल पहुँचा जा सकता था। मैं ब्रांडिस में पहुँचा। ये बार इतना छोटा था कि यदि मैं उसे खोज नहीं रहा होता तो उसे बड़ी आसानी से चूक सकते। यहाँ सभी कस्टमर्स के लिए 2 ड्रिंक्स मिनिमम की पॉलिसी लागू है, लेकिन मैं यहाँ ड्रिंक करने नहीं आया था। मैं केवल मैनेजमेंट से मिलकर यहाँ गाने वाले सिंगर्स का नाम जानना चाहता था। सर, आपको 2 ड्रिंक्स ऑर्डर करनी होगी, वेटर ने च्युइंगम चबाते हुए मुझसे कहा। मैं समझ गया कि मुझे इससे बेहतर कोई तकरीब खोजनी होगी। फिलहाल तो मैंने मेन्यू में सबसे सस्ती ड्रिंक खोज ली। 2 वाइनवाइजर बियर प्लीज। एक मैकशिफ्ट स्टेज पर पियानो रखा हुआ था। मैं ब्रेक के दौरान वहां पहुंचा था। 10 मिनट बाद मैट नामक एक सिंगर आया और अपनी जगह पर बैठ गया। हाय गाइस, लवली टू सी यू ऑल अगेन। लेट स्टार्ट विथ एरोमिथ, मैट ने कहा। दर्शकों ने चीयर किया। मैंने अनुमान लगाया कि शायद एरोमिथ कोई पॉपुलर ब्रांड होगा। मैट धीमी साफ आवाज में गाने लगा। अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस के कारण मैं उसके कुछ शब्दों को समझ पा रहा था। आई कुड स्टे अवेक जस्ट टू हियर यू ब्रीदिंग, वॉच यू स्माइल व्हाइल आर यू स्लीपिंग। कस्टमर अपने सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाने लगे। मैट गा भी रहा था और पियानो भी बजा रहा था। Don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, cause I would miss you baby, and I don't wanna miss a thing. मैं भी सो जाना नहीं चाहता था। मैं पूरी रात जाकर जितने बारों में हो सके उनमें रिया को खोज करना चाहता था। मैंने अपना गूगल मैप्स फिर से खोला। फ़ोन की स्क्रीन पर हैम्पटन की सड़कें मैनेजेबल लग रही थी, जबकि हकीकत में ये लाखों लोगों की एक मेगा सिटी थी। बहुत मुमकिन है कि वो न्यूयॉर्क में ना ही हो। मेरे दिमाग में एक हल्की सी आवाज़ गूंजी। शायद मेरे पास इकलौती वही एक समझदारी आवाज़ बाकी रह गई थी, लेकिन मैंने हमेशा की तरह उसको इग्नोर कर दिया। मैं म्यूज़िक पर फोकस कर रहा था। मैं गीत के बोलों में छिपे दर्द को महसूस करने लगा, जिसमें सिंगर इसीलिए नहीं सोता था ताकि कहीं वो इस तरह अपने लवर के साथ चंद और लम्हे बिताने का मौका ना गवा दे। मैं कैशियर पर गया और मैनेजर के बारे में पूछा। जब वे आए तो मैं अपने पहले से तयशुदा सवालों को उन पर दागने लगा। मैं इंडिया से आया हूँ और एक खोए हुए दोस्त को तलाश रहा हूँ। मुझे केवल इतना ही पता है कि वो शायद न्यूयॉर्क के किसी बार में सिंगर है। क्या आप मुझे अपने सिंगर्स के नाम बता सकते हैं? बहुत सारे हैं माय फ्रेंड। नोटिस बोर्ड पर शेड्यूल टंगा है। तुम्हें उसका नाम पता है? मैनेजर ने कहा। उसका रियल नेम रिया है। यहाँ पर इस तरह का कोई नाम नहीं है, इतना तय है। शायद उसने स्टेज के लिए अपना नाम बदल लिया हो, मैंने कहा। तब तो उसको ढूंढना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल साबित होगा माय फ्रेंड। वो टॉल, स्लिम और पीटी है। उसके लंबे बाल हैं। वेल, जब मैंने आखिरी मर्तबा देखा था
कम से कम तब तो थे। ये शहर टॉल स्लिम पीटी गर्ल से भरा हुआ है, लेकिन वो इंडियन है। न्यूयॉर्क के बार में इंडियन सिंगर, वो बॉलीवुड गाने गाती है, तब मैं इंडियन रेस्तोरां पर चेक करा सकता हूँ। नहीं, ऐसा लगता तो नहीं, उसे वेस्टर्न म्यूजिक पसंद था। क्या आपको अपने बार में गाने वाले किसी इंडियन सिंगर की याद है? मैनेजर ने कुछ पल सोचा और फिर सिर हिलाकर ना कह दिया। सॉरी मेट, शेड्यूल वहाँ टंगा है, देखो अगर उसमें कुछ मिल जाए। मैंने नोटिस बोर्ड के पास गया, वहाँ पूरे महीने होने वाले कार्यक्रम का टाइम टेबल था, लेकिन सिंगर्स के ब्यौरे में किसी रिया का नाम नहीं था। वेटर्स ने मुझे 2 बियर का बिल दिया। उसने इसमें 20% की टिप भी जोड़ ली। 20%? ये न्यूयॉर्क है। उसने मुझको घूर कर देखते हुए कहा। मुझे बाद में पता चला कि न्यूयॉर्क में टिपिंग ऑप्शनल नहीं होती है। ब्रांडिस से निकलने के बाद मैं आसपास के चंद और बार में गया। 27वीं स्ट्रीट और दूसरी एवेन्यू में मार्टी ओवायंस से, यहाँ सिंगर से ज़्यादा रॉक ब्रांड्स थे। 28वीं स्ट्रीट पर वैसे अपटाउन रेस्तोरां और लाउस के दरवाजे पर उनका शेड्यूल चिपका था। इनमें मुझे केवल 2 महिला सिंगर्स के नाम मिले और डोरमैन ने बताया कि दोनों अमेरिकन थी। 86वीं स्ट्रीट पर मौजूद पोश कलाई होटल में बेमोलांस नामक एक बार था। यहाँ एक ड्रिंक की कीमत $15 थी, टिप अलग से। मैं बार के कोने में एक काउच पर बैठ गया। मैं वेटर से दूर रहना चाहता था ताकि ऑर्डर देने से बच सकूं। सिंगर, जो एक बदसूरत 6 फीट ऊंची और सुनहरे बालों वाली अमेरिकन महिला थी, एक लव सॉन्ग गा रही थी। I have loved you for 1,000 years. I will love you for 1,000 more. एक वेटर ऑर्डर लेने के लिए मेरे पास आया। मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ ज़रूरी काम से जाना होगा। मैं उठ खड़ा हुआ। बाय द वे, तुम्हारे यहाँ और फीमेल सिंगर से? मैंने पूछा। कुछ है, वे बारी बारी से गाती है। क्या उनमें कोई इंडियन नज़र आती है? मैं बता नहीं सकता सर, वेटर ने कहा। अमेरिकन उन सवालों का जवाब देने में दिलचस्पी नहीं लेते जिनके बारे में उन्हें कुछ पता ना हो। भारतीय इसके ठीक विपरीत होते हैं। उन्हें तो हर चीज़ के बारे में सब कुछ पता होता है। कोई टॉल रियली पीटी गर्ल जो इंडियन नज़र आती हो? नो सर, हमारे यहाँ 2 ब्लैक सिंगर्स हैं और 2 कॉकेशियन हैं। आधी रात होने वाली थी और सप्ताह के कामकाज के दिन थे, फिर भी बार पूरा भरा था। मेरे आसपास मौजूद हर शख्स बहुत खुश नज़र आ रहा था। वे जाम टकरा रहे थे और जोक्स पर हंस रहे थे। शायद उन्होंने बिहार का नाम सुना भी नहीं होगा, ना ही उन्हें यह अंदाज़ा होगा कि 1000 सालों तक किसी को प्यार करने का क्या मतलब होता है, जैसे कि वो सिंगर गा रही थी। मुझे पता था। अपने काम के पहले दिन में लेक्सिटन एवेन्यू पर 86वीं स्ट्रीट स्टेशन तक चलकर पहुंचा। मैंने 4 नंबर की ट्रेन पकड़ी और 40वीं स्ट्रीट पर ग्राउंड सेंट्रल पर उतर गया। विशालकाय यूनाइटेड नेशन प्लाजा कॉम्प्लेक्स तक मैं आधा मील चलकर पहुंचा। 3 रेस्तोरों की सिक्योरिटी प्रोसेस से गुजरने के बाद मैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड या UNFPA के दफ्तर पहुंचा। मिस्टर झा, वेलकम, कम इन। रिसेप्शन एरिया में मुझे कोई 40 साल का एक ब्लैक व्यक्ति मिला, जिसकी चौड़ाई मुझसे कोई दुना होगी। मैंने किताब और रिपोर्टों से भरे एक ऑफिस में प्रवेश किया। युगांडा से ओलारा लोकेरिस। मैं पॉपुलेशन फंड के साथ पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। तुम्हारे मेंटर रहूँगा। गेट्स फाउंडेशन ने UNFPA को $57 मिलियन की ग्रांट दी थी, जिसकी मदद से वो अफ्रीकी देशों में HIV/AIDS पर रोक लगाने के लिए युवाओं को शिक्षित कर सके। मुझे इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस पर एक रिपोर्ट बनानी थी। जाहिर है मुझे ना तो अफ्रीका का कोई अनुभव था और ना ही रिपोर्ट्स बनाने का। मैं इंडिया के बिहार में एक स्कूल चलाता हूँ। आई एम सॉरी, लेकिन ये अफ्रीका और HIV रिसर्च मेरे लिए एकदम नई है। ओलारा मुस्कुरा दिया। उसके सफ़ेद दांत उसके बड़े से चेहरे पर चमकने लगे। डोंट वरी, स्कूल चलाने की तुलना में रिपोर्ट बनाना कहीं अधिक सरल है, उसने कहा। इसके बाद ओलारा पूरी दोपहर प्रोजेक्ट्स में मेंटेन किए गए विभिन्न डाटाबेस के बारे में समझाता रहा। घाना, युगांडा, तांजानिया, बोट्सवाना, हमें मुख्यतः इन 4 देशों पर फोकस करना है, उसने कहा। फिर उसने मुझे अपने इंटर्नशिप से संबंधित अन्य व्यवहारिक और प्रशासकीय मुद्दों के बारे में बताया। उसने मुझे ये भी बताया कि काम का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के दरमियान रहेगा और बीच में एक लंच ब्रेक रहेगा। पहले बार न्यूयॉर्क आए हो? हाँ, गुड। मैं तुम्हें काम के बाद
ड्रिंक पर ले जाऊंगा। शो, मैंने कहा, किसी खास जगह पर जाना चाहोगे? कहीं भी जहां लाइव म्यूजिक बजाया जाता हो, मैंने कहा। 1 महीने बाद। डूड नो प्लीज, मैं इसे नहीं ले सकता। सेल्स ने मुझे लिफाफा लौटाते हुए कहा। लिफाफे में $1000 थे। 1 महीना हो गया सेल्स, मुझे लगता है जैसे मैं तुम पर बोझ बन रहा हूँ, मैंने कहा। अगर मैं कभी सिमराव आऊँ तो क्या मैं तुम्हें किराया दूंगा? उसने कहा। नहीं, लेकिन तुम यहाँ रेंट चुका रहे हो, है ना? तो मुझे उसमें कंट्रीब्यूट करने दो। डोंट बी स्टूपिड। तुम यहाँ बामुश्किल ही रहते हो। तुम रोज रात 3 बजे घर आते हो और सुबह 8 बजे निकल जाते हो। हमें तो लगता नहीं कि तुम यहाँ रहती भी हो। सेल्स सच कह रहा था। एक ही घर में रहने के बावजूद पिछले पूरे हफ्ते हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। काम कैसा चल रहा है? उसने पूछा। तुम्हारा प्रोजेक्ट्स एग्जैक्टली किस बारे में है? बोट्सवाना में एड्स अवेयरनेस इनिशिएटिव की प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना। काम तो नेक है। मुझे नेकी वगैरह के बारे में नहीं पता। मुझे केवल इतना ही पता है कि मेरे पास अब केवल 2 महीने बाकी रह गए हैं और रिया का अब भी कोई पता नहीं चला है। सेल्स ने अपनी सीरियल के बॉक्स को झुकाया। बॉक्स के लेबल पर लिखा था सिनेमन स्ट्रॉट क्रंच। छोटे छोटे शुगर कैंडिड स्क्वायर उसके दूध में गिर पड़े। तुम एक वहम का पीछा कर रहे हो, उसने कहा। हो सकता है। पिछले 1 महीने में तुम कितने बार जा चुके हो? मैंने अपनी नोट्सबुक के पन्ने पलटाए जिसमें मैंने अपनी तमाम विजिट्स को दर्ज कर रखा था। 200 से ज़्यादा, 200 के करीब, मैंने कहा। विजिट्स के अलावा मैंने तकरीबन 500 अन्य म्यूजिक एवेन्यूज़ पर फ़ोन भी लगाया था। उनमें से किसी ने रिया नाम की किसी सिंगर के बारे में नहीं सुना था। सेल्स हंसने लगा। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा ताकि खाना नीचे ना गिर पड़े। उसने चबाने के लिए वो कुछ सेकंड रुका। फिर उसने कहा, माधव, मैं तुम्हें अपने एक दोस्त के रूप में चाहता हूँ, इसीलिए ये बात कह रहा हूँ। तुम्हें यह सब बंद करना होगा। वो तो जा चुकी है। उसकी खुशियों के लिए दुआ करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन केवल तभी जब मुझे महसूस हो कि मैंने अपनी तरफ से तमाम कोशिश कर ली है। बस 2 महीने और। मैं तो कहूँगा कि ये सब आज ही बंद कर डालो और 2 महीने बाद लौट कर क्यों जाना? यूएन के साथ किसी फुल टाइम असाइनमेंट का कोई चांस है क्या? पता नहीं। मैंने तो उनमें कभी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। अतीत में जीना बंद करो, नई जिंदगी शुरू करो। यहाँ कोई काम तलाशो और नए दोस्त बनाओ। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। वो समझदारी भरी बात कह रहा था, लेकिन मेरी समझदारी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपना नाश्ता खत्म किया। जूते पहनते हुए उसने कहा, कभी कभी हमारे साथ घूमने चला करो। ज्योति की कई प्यारी दोस्त ऐसी है जो सिंगल है। शो, अगर तुम लोग किसी लाइव म्यूजिक एवेन्यू पर जाओ तो मुझे ज़रूर बताना। सेल्स ने मेरी तरफ देखा और हंस पड़ा। तुम पागल हो, उसने कहा। एनीवे, मुझे अब चलना चाहिए, नहीं तो मैं अपनी ट्रेन चूक जाऊंगा। स्टारबक्स पर मुझे एक फिक्स्ड कॉर्नर सीट मिल गई जहां से मैं फ़ोन लगाया करता था। हाय, इज दिस ए वेस्ट विलेज टैलेंट हाउस? मैंने कहा। यस इट इज़, भारी अमेरिकी एक्सेंट वाली किसी अधेड़ महिला ने कहा। मैं एक सिंगर की तलाश कर रहा हूँ। हमारे यहाँ तो बहुत सिंगर है। आपने हमारी वेबसाइट देखी? हाँ देखी है, लेकिन मैं एक ख़ास की तलाश कर रहा हूँ जिसका नाम वहाँ दर्ज नहीं है। वो लड़की है, इंडियन ओरिजिन, अपनी अर्ली 20s में। उसका रियल नेम रिया है। मुझे नहीं लगता कि वो स्टेज पर इस नाम का इस्तेमाल करती होगी। इतनी सी जानकारी में मैं तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। क्या तुमने उसे कहीं परफॉर्म करते देखा है? वेल नो, एक्चुअली वो मेरी पुरानी दोस्त है और मैं उसे खोज रहा हूँ। सॉरी, मुझे एक और कॉल आ रहा है, बाय। मैंने कुछ और बार और एक टैलेंट एजेंसी पर फ़ोन लगाया। सबसे अंत में मैंने शाम को ट्राइबेका एरिया के आसपास 6 बार जाने का रूल प्लान तैयार किया। 1.5 महीने बाद तो पायलस पर मिलते हैं, 7B स्ट्रीट फर्स्ट एवेन्यू पर। 8 बजे सेल्स ने फ़ोन रख दिया। पायलस ईस्ट विलेज में स्थित एक शानदार ग्रीक रेस्तोरां है। छत से टेराकोटा के पॉइंट्स झूल रहे थे और उन पर स्पॉटलाइट थी। बिहार में कोई सोच भी नहीं सकता कि मिट्टी की मटका भी झूमर का काम कर सकती है। सेल्स और ज्योति ने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया था। ज्योति मुझे बिना बताए अपनी एक दोस्त प्रिया को साथ ले आई थी। प्रिया एक जर्नलिस्ट है और वो न्यूयॉर्क में अल जजीरा के लिए काम करती है। हम हाई स्कूल साथ साथ पढ़े हैं, ज्योति ने कहा। प्रिया को देखकर लग रहा था कि वो अभी अपनी अर्ली 20s में ही है। फैशनेबल ग्लासेस, स्लिम फिगर, अट्रैक्टिव। उसने वाइट पेंसिल स्कर्ट पर
एक नेवी ब्लू टॉप और एक लंबी सी सिल्वर चेन पहन रखी थी जो कि उसकी नाभि तक लटक रही थी। दिस इज़ माधव, ये यहाँ यूनाइटेड नेशन के एक प्रोजेक्ट पर आए हैं, सेल्स ने कहा। इसका मतलब ये था कि प्रिया और मैं हाथ मिलाए और मुस्कुराए। मैंने उसे अपनी इंटर्नशिप और इंडिया में अपने स्कूल के बारे में बताया। तुम एक रूरल इंडियन स्कूल चलाते हो, दिस इज़ सो कूल, उसने कहा। थैंक्स, मैंने कहा। हमने ग्रीक वाइन की एक बोतल ऑर्डर की। मैंने मुसक्का भी बुलाया। यह डिश एग प्लांट और टमाटो के लेयर्स को तलकर बनाई जाती है जिनके ऊपर कैरेमलाइज्ड अनियन, हर्ब्स और चीज़ सॉस डाला जाता है। हमारी टेबल पर पहाड़ के आकार की एक डिश आई जो सब्जियों से भरी हुई थी। मैंने एक चम्मच भरकर उसे चखा। ये तो चोखे जैसी है, मैंने कहा। चोखा, प्रिया ने कहा। ये बिहार में एक पॉपुलर डिश है। तुम इंडिया के किस पार्ट से हो? मैं मिनेसोटा से हूँ, उसने कहा। मुझे समझ आ गया कि अमेरिका में जन्मे एनआरआई खुद को इंडियन कहलाना पसंद नहीं करते। ओह, मैंने कहा। एनीवे, तो ये डिश हमारे उस लोकल डिश की जैसी है। मेरे पेरेंट्स आंध्र प्रदेश से हैं, उसने कहा। सेल्स ने मेरा वाइन का गिलास फिर से भर दिया। ज्योति ने और खाना बुलाया। अब हमारे सामने 3 ग्रीक डिप्स थी तजाद की, जो कि एक थिक योगार्ट डिप थी, तारा मुसोलोता जो कि एक मछली के अंडे से बनाई गई डिप थी, और मेलेजोसोलोता जो कि 4 ग्रिल्ड एग प्लांट्स और एक्स्ट्रा वर्जिन ग्रीक ऑलिव ऑयल से बनाई थी। इसके साथ में एक पिता ब्रेड भी आई। आई एम सॉरी, लेकिन ये ब्रेड भी चपाती की तरह है, मैंने कहा। यस इंडीड, ये तमाम फ्लैट ब्रेड से, ग्रीक और टर्की से लेकर मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया तक फ्लैट ब्रेड से पॉपुलर है, प्रिया ने कहा। क्या ये विकिपीडिया है? सेल्स ने ज्योति से पूछा, और हम सब हंस पड़े। वे सचमुच में विकिपीडिया ही है। गनीमत है कि हम ग्रीक प्लेस में आए हैं, इसीलिए वो ग्रीक इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बात नहीं कर रही है, ज्योति ने कहा। ओह नो प्लीज, मुझे बैंक में पहले ही जरूरत से ज्यादा इकोनॉमिक रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ती है, सेल्स ने कहा। हे, मैं पढ़ाकू इंसान हूँ, मुझे इस पर गर्व है। चीयर्स, प्रिया ने अपना ग्लास उठाया। हम सभी ने अपने अपने ग्लास उठा लिए। डोंट वरी यूएन बॉय, अब मैं तुम्हें अपनी अक्लमंदी के सबूत देकर बोर नहीं करूंगी, प्रिया ने कहा। उसने अपना ग्लास मेरे ग्लास से टकराया। लड़कियों ने लेडीज रूम में जाने का फैसला किया। आखिर एक सोलो एक्टिविटी के लिए लड़कियां हमेशा साथ साथ क्यों जाती हैं? पसंद आई? लड़कियों के जाने के बाद सेल्स ने पूछा। हूँ प्रिया, तुम उसकी नजर में हो? वो हॉट है ना? क्यों? मैंने कहा। अगर तुम अपने पत्ते ठीक से खोलो तो वो तुम्हारी हो सकती है। मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सेल्स ने कहा। मेरी दिलचस्पी नहीं, मैं तुम्हें कौन सा उससे शादी करने को बोल रहा हूँ। उसे घूमने ले जाओ, मौज मस्ती करो, थोड़ा सा खुलो। वेरी फनी मेरे लिए, लेकिन मेरे पास अब न्यूयॉर्क में बहुत कम समय रह गया है, केवल 2 हफ्ते। इसीलिए तो कह रहा हूँ, कोई रोमांस वगैरह किए बिना, कोई स्कोर किए बिना लौट कर मत जाओ। उसने मुझे आंख मारी। मुझे अपनी फाइनल रिपोर्ट्स फिनिश करनी है। मैंने अभी पैकिंग भी शुरू नहीं की। फिर मुझे बहुत सारे बार में भी जाना है। तुम अपनी ये रिया नॉनसेंस नहीं छोड़ोगे। मैं चुप रहा और शराब का अपना 3रा ग्लास पूरा किया। तुम अभी तक 1000 से ज्यादा जगहों पर जा चुके हैं या तो कॉल कर चुके हो, सेल्स ने कहा। 2 हफ्ते बाद ये सब वैसे भी खत्म हो जाएगा, लेकिन आखिरी बार जोर मार लेना चाहता हूँ। तुम बेवकूफ हो, सेल्स ने कहा। हमें खिलखिलाहट की आवाज़ सुनाई दी। लड़कियां लौट आई थी। मेरी दोस्त को लगता है कि तुम थोड़े सीरियस हो, लेकिन जब तुम गहरी सोच में डूब जाते हो तो बड़े हॉट लगते हो, ज्योति ने कहा। ज्योति ने आते ही बताया। प्रिया ने ज्योति को अपनी कोहनी मारी। शट अप, तुम एक प्राइवेट बातचीत को यहाँ रिपीट नहीं कर सकते, प्रिया ने बैठते हुए कहा। सेल्स ने मुझे पैर पर एक किक मारी। कुछ करो बडी, वो कहना चाह रहा था। वेटर हमारे लिए एक बोतल वाइन और ले आया। मैंने अपना 4था ग्लास तैयार किया। डेजर्ट के लिए मैं रिकमेंड करूंगा आप सूखा ग्रीक योगर्ट ले, जिसमें फ्रेश चेरीज, सुगंधित शहद, अखरोट के साथ सर्व किया जाता है, वेटर ने कहा। लड़कियां ये डिस्क्रिप्शन सुनकर चकरा गई और 2 ऑर्डर की। यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? प्रिया ने पूछा। वेल, हम तो बोरिंग बैंकर कपल से, हमें जल्दी उठकर काम पर जाना है, सेल्स ने कहा। इसीलिए तो सीधे घर जाएंगे। माधव और तुम आस पड़ोस में कुछ अच्छी जगहों को क्यों नहीं आजमा कर देखते? शो, आई डोंट माइंड। मैं माधव को पायलोस के आसपास ईस्ट विलेज एरिया दिखा सकती हूँ।
मैं पहले वहीं रहा करती थी। एक्चुअली मुझे कुछ दूसरी जगहों पर जाना है, मैंने कहा। आज मेरी लिस्ट में 5 जगहों के नाम थे। माधव, ये लेडी तुम्हारे साथ घूमने जाना चाहती है, सेल्स ने कहा। उसने मुझे टेबल के नीचे एक बार फिर किक मारी। मुझे लात मारना बंद करो, मैंने कहा। शराब के कारण मेरी आवाज पुरजोर हो गई थी। मेरी आवाज में आए बदलाव से ज्योति चौंक गई। मुझे जाना है, डिनर के लिए शुक्रिया, मैंने शेयर किया है। मैं उठ खड़ा हुआ। मेरे सिर भारी हो रहा था। मैंने जरूरत से ज्यादा पी ली थी। बैठ जाओ माधव, हम तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्स ने कहा। मैं कौन हूँ? एक फकिंग पेशेंट जिसे मदद की दरकार है। मेरे हाथ से मेरा वाइन का गिलास नीचे गिरा। फर्श पर शीशे के टुकड़े बिखर गए। तुम्हें सचमुच मदद की जरूरत है माधव, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, सेल्स ने कहा। दूसरी टेबल पर बैठे कस्टमर हमारी तरफ देखने लगे। एक वेटर आया और टूटे गिलासों के शीशे चुनने लगा। अब हमें चलना चाहिए। सेल्स, तुमने बिल चुका दिया? ज्योति ने कहा। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? प्रिया ने पूछा। नहीं, ज्योति ने प्रिया से कहा। तो फिर आखिर हुआ क्या? प्रिया ने कहा। ये दोनों बहुत पुराने दोस्त थे, उनका बातचीत करने का अपना तरीका है, चिंता मत करो। सेल्स ने मेरी बाह पकड़ी और मुझे रेस्तोरां से बाहर खींच लाया। दिसंबर की सर्द हवा हम सभी को चुभने लगी थी। आर यू ड्रंक? सेल्स ने धीमी और शांत आवाज में कहा। एक कैब पकड़ते हैं और घर चलते हैं। हम प्रिया को रास्ते में ड्रॉप कर देंगे। मैं नशे में नहीं हूँ, मैंने कहा। हालांकि बर्फ भरी सड़क पर संतुलन बनाकर चलना मेरे लिए मुश्किल साबित हो रहा था। तुमने पानी की तरह शराब पी है, सेल्स ने कहा। हमारे पास एक येलो कैब आकर रुकी। लड़कियां उसमें बैठ गई। सेल्स ने मुझे फ्रंट सीट पर धकेला और खुद पीछे वाले सीट पर लड़कियों के पास जाकर बैठ गया। एंटी थर्ड एंड थर्ड प्लीज। बीच में हमें 37 फर्स्ट पर रुकना है, ज्योति ने कहा। मैंने कार का फ्रंट डोर खोला। मुझे 5 बार जाना है, मैंने कहा और बाहर निकल आया। प्रिया ने कंफ्यूज होकर ज्योति की ओर देखा। तुम नशे में हो, भीतर आ जाओ ताकि हम यहाँ से चल सके। बाहर बहुत सर्दी है, सेल्स ने ठोस आवाज में कहा। लेकिन अब वो झुंझलाने लगा था। मैं नशे में नहीं हूँ, मैं जोर से चिल्लाया। फिर मैं सड़क पर लड़खड़ाया और आधे मुंह जा गिरा। मेरी दाईं एड़ी मुड़ गई और उसमें बेहद दर्द होने लगा। तुम ये ड्रामा बंद करके भीतर आओगे, सेल्स ने कहा। लड़कियां बाहर निकलने वाली थी, लेकिन सेल्स ने उन्हें रोक दिया। तुम आ रहे हो या नहीं? अब मेरा सब्र जवाब दे रहा है, उसने कहा। मुझे 5 बार जाना है, मैंने कहा। मुझे गिरने से पैर में दर्द तो हो रहा था, चूतिया, सेल्स ने कहा और जोर से कैब का दरवाजा लगा लिया। वो वहां से चली गई। मेरे चेहरे पर कुछ ठंडी बूंदें गिरी। मैंने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा। रूहों की फाहे जैसे बर्फ गिर रही थी। एक बेघर आदमी ने मुझे सहारा देकर उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। सबसे दुखियारे लोग ही सबसे दुखियारे लोगों की मदद कर सकते हैं। मुझे 5 बार जाना है, मैंने उस बेघर इंसान को कहा। मैं इतना शर्मिंदा हूँ कि मैं तुम लोगों से नजर भी नहीं मिला सकता, मैंने झुकी हुई नजरों के साथ कहा। मैं सेल्स के घर में डाइनिंग टेबल पर बैठा था। मैं पड़ोस की एक शॉप डीन एंड ड्यूएल्स के मफिन्स, बेगल्स, क्रीम चीज, फ्रेंच ऑरेंज जूस, टेक अवे कॉफी और फल लेकर आया था। सेल्स ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तुम कब आए थे और ये इतना सारा खाने का सामान कब लेकर आए? ज्योति ने पूछा। मैं सुबह 6 बजे आया। मैं सुबह 6 बजे आया। मैंने सोने की कोशिश की लेकिन गिल्ट के कारण सो नहीं पाया, तो मैं बाहर चला गया और ये नाश्ता ले आया। ज्योति ने कहा, तुम उस बारे में ज़्यादा मत सोचो। हम कल रात तुम्हारे बारे में बहुत चिंता कर रहे थे। नहीं, हम कोई चिंता विंता नहीं कर रहे थे, सेल्स ने उसकी बात काटते हुए कहा। मैंने ज्योति से कहा, सॉरी, मैंने तुम्हारे दोस्तों के सामने उजंडों की तरह बर्ताव किया। मेरी वजह से तुम लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। शुक्र है कि मैं अब जल्दी ही यहाँ से जाने वाला हूँ। सेल्स ने कुछ नहीं कहा, वो बस मुझे चुपचाप देखता रहा। सेल्स, आई एम सॉरी, मैंने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी। मुझे पता नहीं था कि ग्रीक वाइन इतनी ताकतवर होती है। पॉइंट ये नहीं है माधव, हम सभी नशे में बहक जाते हैं, लेकिन तुमने हमारी बेइज्जती की। प्रिया को बहुत खराब लगा। तुमने एक स्पेशल शाम बर्बाद कर दी। आई एम सॉरी, तुम सही कह रहे हो। तुमने खुद नतीजा देख लिया। सड़क पर खड़े होकर चिल्लाने की मुझे 5 बार जाना है। तुम्हें हो क्या गया है? धीरे धीरे मुझे असलियत का एहसास होता जा रहा है। शायद मैं अब रिया से कभी ना मिल सकूं। शायद कल रात में इस हकीकत का सामना करने पर ही अपना आपा खो बैठा था।
लेकिन तुम अब भी उसकी खोज करते रहो, 5 बार चिल्लाते रहो। व्हाट द फक माधव, कल रात को मैं कहीं नहीं गया, जा ही नहीं पाया, पर तुम घर कैसे पहुँचे? मैं सर्दी से कांप रहा था। एक बस स्टॉप के नज़दीक मेरी नींद खुली तो मैंने एक कैब पकड़ी और यहाँ आ गया। शैलस और ज्योति ने एक दूसरे की ओर देखा। शायद तुम्हारी बात सही है शैलस, मुझे किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, मैंने कहा। शैलस मुस्कुरा दिया, उसकी मुस्कुराहट में कटाक्ष थी। ज्योति ने क्रीम चीज़ लिया और उसे तीनों वेगल्स पर लगाने लगी। मैंने एक घुट ब्लैक कॉफ़ी पी। एनीवे गाइस, आई एम सॉरी कि मैं अपना आपा खो बैठा। तुम लोगों ने मेरे लिए इतना सब किया, इसके बावजूद मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। बहुत हुआ, अब म्यूजिक एवेन्यूज में जाना बंद। रियली प्रॉमिस? शैलस ने अपने बेगल की एक बाइट खाते हुए कहा। यस, मैं अपनी फाइनल रिपोर्ट पूरी करना चाहता हूँ, थोड़ा सा न्यूयॉर्क घूम लेना चाहता हूँ। बर्फबारी और सर्दीले मौसम के बावजूद सबसे बढ़कर मैं अपना बाकी का खाली समय तुम दोनों के साथ बिताना चाहता हूँ, क्योंकि कौन जाने इसके बाद हमारी कब मुलाकात हो। ज्योति मुस्कुरा दी। उसने शैलस की ओर देखकर इशारा किया कि अब वो मुझे माफ़ कर दे, और अगर प्रिया में मुझसे एक बार फिर मिलने की हिम्मत बाकी हो तो मैं उससे भी माफ़ी मांगना चाहूँगा। शैलस उठ खड़ा हुआ और मुझे एक बियर हक देने आगे बढ़ा। अब तो ठीक है, कुछ कहो, मैंने उसे कहा। तुम इडियट हो, और क्या? शैलस मुस्कुरा दिया। बाय रिया सोमानी, मैंने मन ही मन कहा। न्यूयॉर्क में अपने आखिरी शनिवार के दिन मैंने टूरिस्ट को लुभाने वाली जगहों पर जाने का निर्णय लिया। मैं सुबह के वक्त रॉकफेलर सेंटर, एयरपोर्ट, स्टेट बिल्डिंग और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने गया। दोपहर के वक्त मैंने कुछ पैसे उड़ाने की सोची और NBA गेम देखने चला गया। 1 टिकट फॉर द निक गेम्स प्लीज़, मैंने टिकट काउंटर पर कहा। मेडिसन स्क्वायर गार्डन को बनाने में तकरीबन $1 अरब का खर्च आया था। इस तरह ये दुनिया के सबसे महंगे स्टेडियम में से एक है। मैं भीतर गया और वहाँ का नज़ारा देखकर दंग रह गया। मैंने अपने जीवन में इससे अच्छा बास्केटबॉल कोर्ट और इससे शानदार स्टेडियम नहीं देखा था। मैं अपने सीट पर जाकर बैठ गया। मुझे उसका विशालकाय एरिना और उसके बहुत पेचीदा स्क्वायर बोर्ड्स को एक नज़र घुमाकर देखने में ही 1 मिनट का वक्त लग गया। कोई 20,000 दर्शक हर पॉइंट पर शोर मचा रहे थे। मैं न्यूयॉर्क में था, फिर भी मैं LA लेकर्स को सपोर्ट कर रहा था। उनके पास कोबे ब्रायंट थे, दुनिया के सबसे अच्छे बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक, और मेरे फेवरेट। उन्होंने गेम में सबसे ज़्यादा लगभग 40 पॉइंट स्कोर किए। मैं सोचने लगा कि क्या कभी कोई इंडियन प्लेयर NBA को ज्वाइन कर पाएगा। अंत में लेकर्स ने एक आसान जीत दर्ज की। खेल और माहौल से रोमांचित दर्शक धीरे धीरे गार्डन से बाहर निकलने लगे। मैं भी उनके पीछे पीछे एग्जिट की ओर बढ़ा। मैं जैसे ही MSG के बाहर आया, मैंने कुछ अधेड़ लोगों को देखा। उन्होंने जैकेट्स पहन रखी थी जिस पर न्यूयॉर्क सिटी टूरिज्म का लोगो लगा था। वे एग्जिट के बाहर ही खड़े प्रतीक्षा कर रहे थे। एक अधेड़ हिस्पैनिक महिला धीरे धीरे मेरी तरफ आई। टूरिस्ट? उसने पूछा। हाँ, कुछ मायनों में, मैंने कहा। आपकी ट्रिप कैसी साबित हो रही है? मैं डेजी हूँ, सीनियर सिटीजन्स फॉर NBSC टूरिज्म। सॉरी, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है। मैं एक ओरिजिनली मैक्सिकन हूँ। मेरी ट्रिप अच्छी गुजर रही है, थैंक यू, मैंने कहा। और आपकी इंग्लिश एकदम दुरुस्त है। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि मैं किसी और की इंग्लिश पर अपनी राय व्यक्त कर रहा था। उसके हाथ में चंद ब्रोशर्स थे। क्या आप मेरी एक मदद करेंगे? क्या आप महज 5 मिनट के लिए मेरी इंग्लिश प्रैक्टिस करवाएंगे? डेजी ने कहा। मैंने इंग्लिश सीखने के लिए डल्ट स्कूल ज्वाइन किया है। उसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैं यहाँ टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से वॉलंटियर करती हूँ। मुझे एक्चुअली घर जाना है। डेजी के साथ मौजूद एक बुजुर्ग व्यक्ति मुझे एक तरफ ले गया। हाय, मेरा नाम डग है, सीनियर सिटीजन्स फॉर NBSC वॉलंटियर प्रोग्राम का सुपरवाइज़र। प्लीज़ उसके लिए 5 मिनट का वक्त निकालो। वो अकेली रहती है, उसे अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, डग ने कहा। सर, मेरी इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं है। मैं इंडिया से हूँ। इंडिया वाले तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, सभी लोग नहीं। मैं भी अभी उसे सीखने की कोशिश ही कर रहा हूँ। लेकिन तुम अभी तो अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो, शायद तुम्हें किसी ने अच्छे से सिखाया है। मैंने हामी भर दी। डग मुझे डेजी के साथ छोड़कर चला गया। हेलो मैडम डेजी, आप किस बारे में बात करना चाहेंगी? आपको ब्रोशर्स चाहिए?
ताकि आप वीकेंड के अट्रैक्शन के बारे में जान सकें। एक्चुअली शायद मैं उन्हें नहीं खरीदना चाहूँगा क्योंकि मैं जल्दी ही यहाँ से जा रहा हूँ, मैंने कहा। लेकिन उसने बीच में ही मुझे टोक दिया। दे फ्री हैव लुक, कुछ डिस्काउंटेड ब्रांडवेज शोज है, फूड फेस्टिवल है, जैज और म्यूजिक फेस्ट है। मैं आपकी गलती सुधारना चाहूँगा, प्लीज़ कहिए दे आर फ्री हैव ए लुक, मैंने कहा। सॉरी, अब मैं ऐसे नहीं कहूँगी। मैं मंडे को यहाँ से रवाना हो रहा हूँ तो मुझे डर है कि शायद मैं आपके लिए ज़्यादा कुछ ना कर पाऊँ, मैंने कहा। वो निराश नज़र आई। मैं समझ गया कि उसे अपना टूरिज्म जॉब भी अच्छे से करने की ज़रूरत होगी। शायद उसके पास ब्रोशर्स का एक कोटा होगा जिसे उसे रोज़ाना लोगों को बांटना पड़ता होगा। फाइन, मैं इन्हें ले लेता हूँ, थैंक यू। ओह थैंक यू, उसने कहा। वो फिर से चहक उठी। आप मेरे लिए एक छोटा सा सर्वे फॉर्म भरेंगे, बस 2 मिनट लगेंगे। मैंने ब्रोशर्स अपने जैकेट के पॉकेट में रख लिए। उसने मुझे एक फॉर्म दिया जिसमें मेरी अमेरिका यात्रा और मेरे बारे में कुछ बुनियादी बातें पूछी गई थी। क्या अब मैं जा सकता हूँ मैडम? मैंने अतिशय विनम्रता के साथ पूछा। एन्जॉय रेस्ट ऑफ स्टे, उसने कहा। मुझे गुड बाय वेव किया। यस थैंक यू। मैं एमजी कंपाउंड से बाहर स्ट्रीट पर चला आया। पीक आवर्स होने का ये मतलब था कि केब्स ट्रैफिक में फंसी रहेंगी। मैं वक्त देखा, 7 बज गए थे। मैंने तय किया कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन से सेलर्स के घर तक 4 किलोमीटर का सफ़र पैदल ही तय करूँगा। सरप्राइज! जैसे ही मैंने शैलेश के घर में घुसा, कई लोग एक साथ चिल्ला पड़े। ज्योति ने मेरे लिए एक सरप्राइज फेयरवेल पार्टी अरेंज की थी। वाह, मैंने अपार्टमेंट में दाखिल होते हुए कहा। मैंने पाया कि कोई 20 लोग जो कि शैलेश और ज्योति के दोस्त थे मेरा इंतजार कर रहे थे। हे प्रिया, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, मैंने कहा। मैं सोच रहा था कि कहीं वो मुझे एक थप्पड़ तो नहीं जड़ देगी। हाय, उसने कहा। उस रात के लिए मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ। उस वाले शराब को जरा संभल कर ही पिया करो, उसने कहा। वो हंस पड़ी। मैं भी मुस्कुरा दिया। वो सचमुच अट्रैक्टिव थी। पार्टी में मौजूद अनेक पुरुषों की नज़र उसी पर जमी हुई थी। एक ब्लैक मैन मेरी तरफ आया। ओलारा, मैंने कहा और उसे गले लगा लिया। तुम्हारे दोस्त तो बहुत ही कमाल के हैं। उन्होंने मेरा नंबर कहीं से खोज निकाला और मुझे इस पार्टी में इनवाइट किया। मुझे बहुत खुशी है कि तुम आए। ज्योति मुझे ओलारा के पास से खींच ले गई ताकि मैं एक शॉर्ट स्पीच दे सकूं। मैं शैलेश और ज्योति का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे रहने की जगह दी और परिवार के सदस्य जैसा माना, मैंने कहा। रहने दो, चलो पार्टी करते हैं। शैलेश ने मुझे बीच में ही टोक दिया। उसने सभी को टेकीला ऑफर की और म्यूजिक प्लेयर का वॉल्यूम तेज कर दिया। हालत ये हो गई कि बातचीत करने के लिए भी लोगों को चिल्लाना पड़ रहा था। पुरुष बैंकर्स एक झुंड बनाकर उस बोनस के बारे में बात कर रहे थे जिसे कि उन्हें पाने की उम्मीद थी। लड़कियां दूसरे झुंड में मौजूद और वे ये बतिया रही थी कि हैम्पटन में बेस्ट ब्लू ऑफर्स कहाँ पर मिल रहे हैं, नेटफ्लिक्स में या संडे ब्रंच डील्स में। मैं भी कुछ लोगों के साथ बतियाया। गेट्स फाउंडेशन, ये तो कमाल की बात है मैन, एक बैंकर ने मुझसे कहा। मैं केवल एक छोटा सा स्कूल चलाता हूँ जिसकी वे फंडिंग करते हैं, मैंने कहा। मुझे भी गेट्स फाउंडेशन के ग्रांट्स चाहिए। क्या वे हैम्पटन में अपार्टमेंट लेने के इच्छुक बैंकर्स को पैसा देते हैं? एक अन्य बैंकर ने कहा। सभी हंस पड़े। मैंने वहाँ मौजूद अधिकतर लोगों से बात की लेकिन उनमें से किसी से भी मुझे कोई खास जुड़ाव महसूस नहीं हुआ। मैंने लोगों की भीड़ से अलग चला गया और एक सोफे पर बैठ गया। मैंने वे तस्वीरें देखने के लिए अपना फ़ोन निकाल लिया जो मैंने दिन भर में खींची थी। कुछ तस्वीरें मैंने MSG में भी खींची थी। तुमने लीग गेम्स देखा? मुझे पीछे से प्रिया की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, मैं आज ही वहाँ गया था। नाइस पिक्चर्स, क्या मैं देख सकती हूँ? वो मेरे करीब बैठ गई। मैं तस्वीर देखने लगा। मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। एक मैसेज आया था। प्रिया, जस्ट अ सेकेंड, मुझे एक रिप्लाई भेजना है। और शो, तब तक मैं एक ड्रिंक ले आती हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। वो मुस्कुराई और मेरी तरफ अपनी एक उंगली लहराई। मैं भी मुस्कुरा दिया। मैंने फ़ोन बंद किया और अपनी जैकेट की पॉकेट में रख लिया। तब मुझे याद आया कि उनमें वे ब्रोशर्स रखे थे जो डेजी ने मेडिसन स्क्वायर गार्डन के बाहर मुझे दिए थे। मैं उन्हें एक एक कर पढ़ने लगा। कैट्स द लॉन्गेस्ट रनिंग ब्रांडवी म्यूजिकल पहले कार्ड पर लिखा था। ब्लू मैन कॉमेडी शो,
टेक्नोलॉजी एंड कॉमेडी दूसरे पर लिखा था। एक ब्रोशर्स A5 साइज में 16 पेज की बुकलेट जैसा था। इस पर लिखा था न्यूयॉर्क म्यूजिक एंड जैज फेस्टिवल वीकेंड। कमरे की लाइट्स डिम कर दी गई थी, जिसकी वजह से मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रहा था। मैं कॉफ़ी टेबल के पास जल रही एक मोमबत्ती के पास जाकर बैठ गया। 130 परफॉर्मेंस, 25 एवेन्यू, 3 दिन, एक शहर बुकलेट की कवर पर लिखा था। बुकलेट की शुरुआत 2 पेज के 123 परफॉर्मेंस, 25 एवेन्यू, 3 दिन, एक शहर बुकलेट की कवर पर लिखा था। बुकलेट की शुरुआत 2 पेज के एक स्प्रेड के साथ हो रही थी, जिसमें परफॉर्मेंसेस का शेड्यूल लिखा हुआ था। उसे 3 तालिकाओं में बांटा गया था, शुक्रवार, शनिवार और रविवार के लिए एक एक। हर तालिका में अलग अलग टाइम स्लाइड्स की पंक्तियां भी बनी हुई थी। कॉलम्स में सिंगर का नाम, वेन्यू, उसका म्यूजिक और टिकटों की कीमत के बारे में लिखा हुआ था। अगले 2 पन्नों पर हर वेन्यू के डिटेल्स थे। बाकी के पेजों पर हर सिंगर के बारे में चंद शब्दों में बताया गया था। ऐसे कोई 100 से भी अधिक सिंगर्स थे। मैं एक के बाद एक नाम पढ़ता गया। महज वक्त काटने के लिए मेरे लिए आयोजित की गई पार्टी में मेरा ही मन नहीं लग रहा था। अल्फ़ाबेटिकल रूप में बनी इस लिस्ट पर मैं नज़र दौड़ाता गया। सभी पुरुष सिंगर्स के नामों को मैंने नज़रअंदाज कर दिया। 20 मिनट बाद मैं R अक्षर पर पहुंचा। रे विलेज वाइन्स के मुताबिक न्यूयॉर्क में आई एक बेहतरीन नई आवाज़। रे की दिलचस्पी ये बताने में नहीं है कि वे कहाँ से आई है, लेकिन वे ये ज़रूर बताना चाहती है कि वे कहाँ जाना चाहती है। डेली न्यूज़ के मुताबिक ये टॉल एक्सोटिक ब्यूटी जितनी अच्छी दिखती है उतना ही अच्छा गाती भी है। मैं इस पर ठहर गया। मैंने उसे 3 बार पढ़ा। फिर मैंने पेज पलटकर देखा कि रे के गाना किस दिन था। मैं शनिवार के दिन पर पहुंचा, जो कि आज का दिन था। मेरी उंगली शेड्यूल पर पहुंची। ब्लूज, शोल्ड एंड कॉन्टेम्पररी, रात 10 बजे से 12 बजे तक। स्टीफनी, रेजर और रे, कैफे हब, एंट्री $8, 2 ड्रिंक्स मिनिमम। मैंने फिर पन्ना पलटाए और कैफे हब के बारे में पढ़ने लगा। बारीक अक्षर होने के कारण मुझे पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही थी। कैफे हब न्यूयॉर्क का एक ओल्ड क्लासिक बार, जहां पर अनेक लेडीज़ ने अपने स्ट्रगलिंग डे में परफॉर्म किया है। मैक्सिकन और अमेरिकन फूड ऑप्शन। 115 मैकडॉलर स्ट्रीट, वेस्ट विलेज। सबवे 4, 5, 6 ब्लिकर स्ट्रीट F, बेस्ट 4th स्ट्रीट। क्या कर रहे हो बिरादर? सेल्स ने जोर से मेरा कंधा पकड़ा। मैं चौंक गया। ये पार्टी तुम्हारे लिए रखी है, तुम क्या पढ़ने लग गए? मैंने ब्रोशर्स को एक तरफ रख दिया और मुस्कुराने लगा। कुछ नहीं, बस कुछ टूरिस्ट चीज़ें, मैंने कहा। तुम ड्रिंक नहीं कर रहे? उसने म्यूजिक की रिदम मुताबिक अपने जांग पर थपकी देते हुए कहा। नहीं, तुम तो जानती हो मेरे और अल्कोहल का नाता। मैं घर पर तुम्हें हैंडल कर सकता हूँ। रुको, मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक बना लाता हूँ। सेल्स बार में गया। मैंने फ़ोन पर समय देखा। 11:05 हो गए थे। मैंने गूगल से कैफे हब का नंबर निकाला और वहाँ फ़ोन लगाया। उन्होंने फ़ोन उठाने में 3 सेकंड का समय लिया। मुझे लगा जैसे 1 घंटा बीत गया। हेलो कैफे हब, मुझे एक पुरुष की खुशगवार आवाज़ सुनाई दी। बैकग्राउंड में बज रहे म्यूज़िक के कारण उसे सुन पाना मुश्किल हो रहा था। हाय, मैं आज रात आपके यहाँ चल रही म्यूज़िक एंड जैज फेस्ट परफॉर्मेंस के लिए इंटरेस्टेड हूँ। परफॉर्मेंस अभी चल ही रही है सर। $8 कवर चार्ज, 2 ड्रिंक्स मिनिमम। दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति ने रटी रटाई बात कह दी। मैं ये जानता हूँ सर, क्या रे नाम की सिंगर आज रात परफॉर्म कर रही है? वेल लेट मी सी। हाँ, आज हमारे यहाँ 3 सिंगर्स परफॉर्म कर रहे हैं। आखिरी परफॉर्मेंस रे की है। ये किसी भी वक्त शुरू हो सकते हैं। अब मुझे फ़ोन रखना होगा। आज यहाँ बहुत काम है और यहाँ के चुनिंदा सर्वर में से मैं एक हूँ। सॉरी बॉस, एक और सवाल, क्या वे अभी वहाँ हैं? क्या आप उसे देख सकते हैं? हूँ, सर्वर ने कंफ्यूज होते हुए कहा। वेल, स्टेज के पास मुझे सिंगर्स नज़र आ रहे हैं। शायद वे भी उन्हीं में से एक है। वे कैसी दिखती है? सॉरी सर, मैं रूड नहीं होना चाहता, लेकिन अगर आप मुझे अपना नाम, रिजर्वेशन वगैरह के लिए लिखवाना चाहें तो बताइए। बाकी बातों में मैं आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता। बस आखिरी सवाल, क्या वे इंडियन दिखाई देती है? ये बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ होल्ड ऑन, सर्वर ने कहा। इसी दौरान सेल्स मेरे पास आया। उसने मुझे शैंपेन का एक ग्लास दिया। मैंने इशारे से उसे थैंक्स कहा। उसने मुझे हैरत से देखा। वो सोच रहा था कि मैं इस वक्त किससे फ़ोन पर बात कर रहा हूँ।
लग रहा था कि मेरे ये इंतजार कभी पूरा नहीं होगा। कुछ नहीं, मैं अपने रिटर्न टिकट्स बुक कराने वाली ट्रैवल एजेंसी से बात कर रहा हूँ, मैंने सेलर से फुसफुसाते हुए कहा। उस वक्त में इससे बेहतर कोई झूठ नहीं सोच पाया था, लेकिन इतनी रात गए, उसने हैरत से कहा। मैंने कंधे उचका दिए और उससे माफ़ी मांगते हुए कोने में चला गया। सर, यू देयर? वो व्यक्ति फिर से फ़ोन पर था। यस आई एम। वे कॉकेशियन वाइट तो यकीनन नहीं है, वे ब्लैक भी नहीं है, वे इंडियन हो सकती है या शायद पता नहीं, उनका रंग बहुत साफ है, तो वे शायद स्पेनिश या मिक्स्ड रेस की भी हो सकती है। सॉरी, मैं कुछ कह नहीं सकता, मैंने उसे टोका। थैंक्स, इतना काफ़ी है, मैं वहाँ आ रहा हूँ। क्या आप मेरे लिए एक जगह बुक कर सकते हैं? मेरा नाम माधव है। व्हाट? केवल एम लिख लीजिए, मैं आ रहा हूँ। बेहतर होगा कि आप जल्दी करें, 12 बजे परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाएगी। सेलस ठीक मेरे सामने खड़ा था। तुम्हारे टिकट को लेकर सब ठीक है ना? उसने कहा। हाँ ठीक है, मैंने कहा और कुछ देर रुका। फिर मैंने कहा, सेलस मुझे बाहर जाना होगा। हब एग्जैक्टली, मैंने कहा, मुझे ठीक इसी नाम की जगह पर जाना है। कहाँ? मुझे थोड़ी ताज़ा हवा चाहिए। तुमने देखा कि बाहर बर्फ गिर रही है, ऐसे में तुम कहाँ जाओगे? उसने अपनी बैल्कनी की ओर इशारा किया। वहाँ बर्फ के छोटे छोटे कण जमा थे। अपार्टमेंट के बाहर आकाश से लगातार बर्फ के गोले बरस रहे थे। मेरे पास एक जैकेट है, मैंने कहा। सेलेस को समझ नहीं आ रहा था मुझे अचानक रात को बाहर घूमने की क्या सूझी। माधव, मैं अपने मेहमानों को क्या बोलूँगा? उसने कहा। उन्हें मेरी कमी बिल्कुल नहीं खलेगी, मैंने कहा और वहाँ से चल दिया। मैं अपार्टमेंट बिल्डिंग से बाहर निकला। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी। मेरा फ़ोन बता रहा था कि अभी 11:12 हुआ है और तापमान 20 डिग्री फ़ारेनहाइट है, -6.6 डिग्री सेल्सियस है। लोग ग्लव्स, कैप्स और जैकेट्स में लिपटे हुए थे। मैंने देखा कि मेरे आगे आगे 4 दोस्तों का एक समूह चल रहा है जो कि 86वीं स्ट्रीट सबवे की ओर बढ़े जा रहे हैं। ताज़ा बर्फ के चूरे से पेवमेंट सफ़ेद हो गए थे। हम 5 सबवे स्टॉप पर पहुंचे। हम मेट्रो पकड़ने के लिए नीचे उतरने लगे। दूसरी तरफ से कुछ एफ्रो अफ्रीकन ऊपर आ रहे थे। हु आज कोई ट्रेन नहीं आने वाली, उनमें से एक ने नशे में डूबी आवाज़ में कहा। तो मैं अपनी तशरीफ को ब्रुकलिन कैसे ले जाऊंगा? उसके दोस्त ने कहा। $100 कैब राइड बेबी, तुम्हारी तशरीफ इसके लायक है, उसके एक और दोस्त ने कहा। सभी हंस पड़े। मैं कस्टमर सर्विस काउंटर पे गया। मेट्रोपॉलिटन ट्रांजिट अथॉरिटी या ATM की एक थुलथुल एफ्रो अमेरिकन महिला भीतर बैठी थी। उसने माइक्रोफोन पर एक घोषणा की। लेडीज एंड जेंटलमैन, भारी बर्फबारी के चलते हमें सभी लाइंस पर डिले का सामना करना पड़ रहा है। एक ट्रेन ग्राउंड सेंट्रल के पास वाले नेटवर्क में अटकी हुई है। हम इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि आप अपने लिए वैकल्पिक ट्रैवल अरेंजमेंट्स कर ले। मैंने स्टेशन क्लॉक देखी, 11:19 हो रहे थे। गूगल मैप्स के मुताबिक सबवे मुझसे 70 मिनट ब्लिकर स्ट्रीट तक पहुंचा सकती थी। फिर वहां से कैफे हब 9 मिनट का पैदल रास्ता था। कितनी देर लगेंगी? मैंने कस्टमर सर्विस ऑफिसर से पूछा। क्या पता हनी, उसने कहा। बर्फ गिर रही है, आधा घंटा लग जाए, 1 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए, तुम अपना बंदोबस्त कर लो। मैंने दौड़ते हुए सीढ़ियाँ चढ़ी और स्टेशन से बाहर निकल आया। सर्द हवा मेरी जैकेट की कॉलर मेरी गर्दन के नीचे घुस रही थी। सड़क पर ना के बराबर ट्रैफिक था। मैं इंतज़ार कर रहा था, लेकिन कोई भी खाली कैब वहाँ से नहीं गुजरी। मैंने एक राहगीर से पूछा, मुझे अर्जेंटली वेस्ट विलेज जाना है, मुझे कैब कहाँ से मिलेगी? मैं खुद एक कैब की खोज कर रहा हूँ। मैंने समय देखा, 11:25। वेस्ट में 5th एवेन्यू की तरफ जाओ, तुम सेंट्रल पार्क पहुँच जाओगे, वहाँ ट्राई करना, किसी ने कहा। मैं 5th एवेन्यू की तरफ तेज़ कदमों से बढ़ चला। मैं सेंट्रल पार्क के अहाते तक मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के करीब पहुंच गया। म्यूजियम की बिल्डिंग्स पीली बत्तियों से दमक रही थी। बर्फबारी के कारण सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था। समय 11:31। यदि मुझे कोई कैब नहीं मिलती है तो मैं आधी रात से पहले वेस्ट विलेज नहीं पहुंच पाऊंगा। मुझे कहीं कोई कैब नजर नहीं आ रही थी। मैंने ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए ऊपर देखा तो बर्फ के फाहे मेरे चेहरे पर गिर पड़े। गॉड प्लीज़ प्लीज़, मैंने कहा। मैंने अपने आसपास देखा। कम से कम 6 और लोग कैब का इंतज़ार कर रहे थे। मेरा दिल बैठ गया, मैं रुआ सा हो गया। 1 कैब प्लीज़, मैंने मन ही मन कहा।
मैं इस चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहा था कि कहीं से कोई केब प्रकट हो जाए, लेकिन कहीं कोई केब नहीं थी। समय 11:34। मैंने फिर से गूगल मैप्स खोला। मैंने ये पता करने की कोशिश की कि मेरा मौजूदा लोकेशन यानी मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम से कैफ़े हब तक की दूरी कितनी है। मैंने पैदल दूरी का विकल्प बनाने को कहा। गूगल मैप्स दिखा रहा था 4 मील की पैदल दूरी। समय लग सकता है 1 घंटा 10 मिनट। रास्ता सरल था। 4 में से 3.8 मील तक मुझे 5th एवेन्यू पर दक्षिण की ओर जाना था और फिर दाएं की ओर मुड़ जाना था, यानी 6.4 किलोमीटर। मैंने बुदबुदाते हुए खुद से कहा, 1 घंटा 10 मिनट तो पैदल चलने के लिए है। यदि मैं दौड़कर जाऊं तो समय इससे कम लगेगा, और यदि मैं किसी ऐसे पागल कुत्ते की तरह दौड़ लगाऊं जिसके पीछे भेड़ियों का झुंड लग गया हो, तो मैं इससे भी कम समय में वहां पहुंच जाऊंगा। माधव झा, मैंने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, लगाओ दौड़। मुझे बास्केटबॉल की याद आई। हम कोर्ट पर हमेशा दौड़ते और ड्रिबल करते थे। बच्चों, बास्केटबॉल कोर्ट पर खेलने और -6 डिग्री टेम्परेचर में 6.5 किलोमीटर दौड़ लगाने में फ़र्क होता है। मेरे भीतर मौजूद समझदार व्यक्ति ने कटाक्ष करते हुए कहा, सोचो मत, समझदारी भरी बातों पर ध्यान मत दो, बस दौड़ लगाओ। मैंने खुद से कहा और दौड़ने लगा। मैं इतना तेज दौड़ा कि मेरे आसपास मौजूद इमारतें और चीज़ें धुंधला गई। मेरी दाएं तरफ सेंट्रल पार्क और बाएं तरफ अपर ईस्ट साइड के घर तेजी से पीछे छूटते जा रहे थे। सर्द हवा के चलते मेरा चेहरा सुन्न हो गया था, और जब जैकेट के भीतर बर्फ घुसने लगी तो जैकेट भी बहुत भारी लगने लगी। मैं तकरीबन आज का पूरा दिन चलते हुए बिता चुका था, चाहे शॉपिंग के लिए हो, मेडिसन स्क्वायर गार्डन तक चलकर जाना हो, या फिर वहाँ से सेलर्स के घर तक पैदल चलकर आना हो। मैं दिन भर कुछ खाया भी नहीं था। मेरे पैर दर्द करने लगे थे। कमोन माधव, मैंने हाफते हुए कहा, कमोन। कभी कभी जब आपके साथ कोई ना हो तो आपको खुद ही अपना हौसला बढ़ाने के लिए आगे आना पड़ता है। मैंने एक नकली ड्रिबल किया। मैंने एक गेंद की कल्पना की और उसे पकड़ने के लिए मैं तेज दौड़ने लगा। मैंने स्ट्रीट साइन देखा। 66वीं स्ट्रीट, कैफे हब 4थी स्ट्रीट के करीब था। स्ट्रीट साइन मत देखो, जस्ट रन माधव, मैंने जोर से कहा। 60वीं स्ट्रीट पर मैं एक होटल के पास से गुजरा जो कि मेरे बाएं तरफ थी। मैंने उसके मेन पोर्च के ऊपर भारत का झंडा लहरा रहा था। द पियर, अ ताज होटल उस पर लिखा था। तिरंगा झंडा देखकर मुझ में जैसी नई ऊर्जा जाग उठी। दौड़ो, मैंने खुद से कहा, तुम ये कर सकते हो। मैं 5th एवेन्यू के सबसे मशहूर हिस्से से गुजरा जिसके दोनों तरफ डिजाइनर स्टोर्स थे। 97वीं स्ट्रीट पर टिफनीज, 91वीं स्ट्रीट पर लुई विटन। रिया की डायरियों में इन ब्रांड्स का जिक्र किया गया था। 50वीं स्ट्रीट पर अचानक मेरे पेट में मरोड़ आ गई। मुझे रुकना पड़ा। मैं बैठ गया और कुछ गहरी सांसें ली। समय 11:44। गेम, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। दर्द बाद में महसूस कर लेना, मैंने खुद से कहा, लेकिन मैं उठ ही नहीं सका। मैंने सड़क पर नजरें दौड़ाई कि कहीं कोई कैब मिल जाए। कहीं कोई अता पता नहीं था। मैं दर्द से ऐंठने लगा। अपने दाईं ओर मुझे एनवीए स्टोर नजर आया। स्टोर तो बंद था, लेकिन उसके बाहर कोबे ब्रांड का एक बड़ा सा पोस्टर लगा था। एनबीए वेयर अमेजिंग हैपेंस उस पर लिखा था। कम ऑन माधव, बी अमेजिंग। मैं उठ खड़ा हुआ और बिना सोचे दौड़ने लगा। मेरी टांगे और पेट जैसे मारे दर्द के करहा रहे थे। मेरी नाक सर्दी में जमकर कुल्फी बन चुकी थी, लेकिन मेरे दिमाग में जैसे शोले सुलग रहे थे। मैं दौड़ रहा था, दौड़ भी नहीं बल्कि हर कदम के साथ लगभग छलांग भर रहा था। मैं खबर अपनी नाक की सीधी में देख रहा था। मेरे स्नीकर्स में बर्फ घुस गई थी जिससे मेरे पैर ठंडे और गीले हो गए थे। रन रन रन, मैं हर सांस के साथ फुसफुसा रहा था। आखिरकार मैं वाशिंगटन स्क्वायर पार्क में एक बंद रास्ते के सामने जा खड़ा हुआ। रास्ता बंद, यहाँ से दाएं मुड़ो। समय 11:65। मैं बस 1 मिनट के लिए सुस्ता लेना चाहता था। आराम हराम है, मैंने खुद को झिड़कते हुए कहा। मैं दाएं मुड़ा और फिर दौड़ने लगा। म्यूजिक सुनकर और कुछ लोगों को देखकर मैं रुका। कैफे हब, चमचमाते साइन बोर्ड ने अपने ब्राइट येलो अक्षरों के साथ मेरा स्वागत किया। मैंने हवा में मुट्ठियां लहराई। मैंने बार के बाहर बैठे व्यक्ति के डेस्क पर अपनी कोहनियाँ टिकाई। मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से बर्फ गिर पड़ी। मैंने कहा, मैंने एम से ही एक बुकिंग कराई है।
मैं खांसने के लिए झुका। खांसने के दौरान जब जब मेरा शरीर हिलता उसमें से बर्फ की कतरे बाहर निकलने लगते। इज देयर एम, आप ठीक तो हैं? मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा। आपके होठ बेगनी हो गए हैं, ऐसा लगता है जैसे टूटकर अभी नीचे गिर पड़ेंगे, उसने कहा। मैंने हाथों को रगड़ा और अपने मुंह पर रख दिया, लेकिन ठंडे हाथों से मेरे सर्द हो चुका चेहरा को ना के बराबर गर्माहट मिली। मिस्टर एम, यस, लेकिन शो तो तकरीबन ख़त्म होने वाली है। आधी रात हो रही है, शायद आखिरी परफॉर्मेंस चल रही है। समय 12:01, लेकिन सिंगर्स तो अभी भी भीतर ही है ना, मैंने कहा। मैं अब भी हाँफ रहा था। हाँ, शायद वे कोई बोनस सॉन्ग गा रहे हैं। एंट्री फीस $8 है और आपको कम से कम 2 ड्रिंक्स लेनी होगी। क्या वाकई आप भीतर जाना चाहते हैं? मैं उसकी डेस्क पर $20 का एक नोट फेंका और भीतर चला गया। मैं बार एरिया में चला गया। आपकी 2 ड्रिंक्स सर, एक महिला वेटर ने पूछा। केवल पानी। उसने मुझे 2 बोतल पानी दिया। मैं उन्हें पल भर में गटागट पी गया। परफॉर्मेंस कहाँ हो रही है, मैंने पूछा। बाईं तरफ सीधे कॉन्सर्ट एरिया में चले जाइए। म्यूजिक की आवाज़ का पीछा कीजिए। मैं लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। मेरे पैर जवाब दे चुके थे। मैं खुद को गिरने से बचाने के लिए बार स्टूल्स के और कुर्सियों का सहारा लिया। कॉन्सर्ट एरिया में मध्यम रोशनी जल रही थी और वो लोगों से खचाखच भरा हुआ था। मेरे आगे मौजूद लोगों के कारण मैं स्टेज को देख नहीं पा रहा था। मैं लोगों को अपनी कोहनियों से धक्के मारते हुए आगे बढ़ा। मुझे एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल, इट्स ट्रू। कॉन्सर्ट एरिया की मध्यम रोशनी के उलट स्टेज पर तेज रोशनी थी। मेरी आंखें चौंधिया जाने के कारण मुझे सिंगर्स को पहचानने में चंद पलों का वक्त लगा। ये वो थी रिया। पानी की बोतल मेरे हाथ से नीचे गिर पड़ी। वो गाने में पूरी तरह डूबी हुई थी और उसकी आंखें बंद थी। उसने एक फुल लेंथ ब्लैक गाउन पहन रखा था जिस पर सितारे जड़े हुए थे। वो इतनी खूबसूरत नजर आ रही थी कि खुदा भी उसका बयान नहीं कर सकते थे। यस रिया सोमानी, मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला। उसके हाथ में एक एकाउस्टिक गिटार थी। एक पुरुष अमेरिकन पियानिस्ट स्टेज पर उसके साथ संगत कर रहा था। वो गीत गाती रही। आई सो योर फेस इन क्राउडेड प्लेस एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू कॉज आई नेवर विथ यू। मेरी थकान जैसे गायब हो। मेरे शरीर में कहीं कोई दर्द और तकलीफ नहीं थी। मेरे भीतर फिर से खून दौड़ने लगा था। मैं एक मिनट पहले मेरा चेहरा बर्फ हुआ जा रहा था, लेकिन अभी वो जैसे लाल सुर्ख हो गया था और दहक रहा था। वो अपने दिल की गहराइयों से गा रही थी। ऑडियंस को उसका गाना बहुत अच्छा लग रहा था और वे उसे चीयर भी कर रहे थे। पंक्तियों के बीच बीच में वो अपनी आंखें खोलती और ऑडियंस की प्रतिक्रिया देखकर मुस्कुरा उठती। उसकी निगाह अभी तक मुझ पर पड़ी नहीं थी। मैंने अपनी जैकेट निकाली और उसे टेबल पर रख दिया। मैं सीधे स्टेज पर गया और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल, इट्स। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी उसकी आवाज़ जैसे गुम हो गई। पियानिस्ट उसे हैरत से देख रहा था और सोच रहा था कि वो अपनी लाइंस क्यों भूल गई। रिया उठ खड़ी हुई। गिटार उसके हाथ में बेढंगे तरीके से लटकी हुई थी। पियानिस्ट इंस्ट्रूमेंटल इंटरलूड के साथ इस अंतराल को पाटने की कोशिश करने लगा। रिया ने अपनी गिटार धीमे से एक तरफ रख दी। मैं उसे देखता रहा। हम एक दूसरे के सामने खड़े थे, खामोश और स्थिर। श्रोताओं में फुसफुसाहट होने लगी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। पियानिस्ट समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने रिया के हाथ से माइक ले लिया और खुद गाने लगा। यू आर ब्यूटीफुल, इट्स ट्रू। मैं उसे आपलक देखता रहा। तो तुम्हारी वजह से मुझे किन किन हालातों का सामना करना पड़ा। रिया सोमानी, मेरी आंखें कह रही थी आई एम सॉरी। उसकी आंखें मुझसे कह रही थी। एक आंसू उसके गाल पर दौड़ पड़ा, मेरे गाल पर भी। मैंने सोचा था कि जब उससे मेरी आखिरकार मुलाकात होगी तो मैं उससे बहुत कुछ कहूँगा। मैंने मन ही मन इसकी कई बार रिहर्सल भी की थी। मैंने सोचा था कि मैं उससे पहले गुस्सा करूँगा, शायद उस पर चिल्लाऊँगा भी। मैं शायद उसे बताता कि उसकी वजह से मुझे क्या क्या सहना पड़ा। फिर मैं उससे कहता कि वो मेरे लिए क्या मायने रखती है, कि मैं रोहन की तरह नहीं था, या कि दूसरों ने भले ही उसे मायूस किया हो लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। और ये कि अगर मैं खुश हूँ तो मेरी माँ भी खुशी होगी।
मैंने अपनी ये पूरी स्पीच तैयार कर रखी थी, लेकिन हम दोनों के मुंहों से एक शब्द भी नहीं फूटा। हम बस एक दूसरे की ओर देखते रहे और रोते रहे। कुछ देर बाद वो आगे बढ़ी। रिया सोमानी बस इतना ही करती है, वो आपको एक छोटा सा इशारा करती है कि वो तैयार है। आपको सावधान रहना होता है और उसके इशारों को समझना होता है। मैं अपनी बाहें फैला दी। जैसे ही वो मेरे करीब आई, मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने उसे बाहों में भर लिया। आई एम सॉरी, उसने कहा। इश, मैंने कहा। याद है तुमने पिछली बार एक शर्त लगा दी थी कि तुमसे कोई सवाल 2 बार नहीं पूछा जाएगा। मेरे पास अब एक सवाल है। क्या? उसने हल्के से जैसे फुसफुसाते हुए कहा। कोई भी सवाल नहीं, इनफैक्ट यदि मुमकिन हो तो एक लफ्ज़ भी नहीं। उसने अपना चेहरा मेरे सीने में धंसा दिया। मैंने अपने हाथों से उसके चेहरे को उठाया। रिया सोमानी, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें प्यार किया है और हमेशा करता रहूँगा। प्लीज़ इसके बाद मुझे कभी छोड़कर मत जाना। उसने अपना सिर हिलाया। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं भी नहीं जा सकती। मैंने अपनी बात जारी रखी। क्योंकि अगली बार तुम्हें फिर खोज निकालूंगा और तुम्हारी जान ले लूंगा। वो मुस्कुरा रही थी और रो भी रही थी। भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने चीयर किया। हालांकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। पियानिस्ट ने गाना पूरा किया। रेस्तोरां के स्टाफ ने कॉन्सर्ट रूम की बत्तियां बुझा दी। लोग बाहर जाने लगे। मैं उसे अपनी बाहों में थामे रहा। सॉरी, मैं इसीलिए चली गई क्योंकि मैं डर गई थी, उसने कहा। मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? उसने कहा। मैंने कहा, कोई सवाल नहीं, बस एक आखिरी सवाल। क्या? तुम्हारी कमीज इतनी गीली और ठंडी क्यों है? उसने कहा। मैं हंस पड़ा। क्या? उसने कहा। कुछ भी नहीं। अपर वेस्ट 7th and 6th, उसने कहा। हम एक ब्लैक लिंकन कार में थे जो कि ऑर्गेनाइजर्स द्वारा सिंगर्स को दी गई थी। कार हमें एक अपार्टमेंट में ले गई जो कि सेंट्रल पार्क के पश्चिम में अपर वेस्ट साइड में था। मुझे उस सफ़र के बारे में कुछ याद नहीं, सिवाय इसके कि बदलती हुई लाइट्स में उसका चेहरा कैसा नज़र आता है और ये कि पिछले 3 महीनों में ये शहर किसी भी रात को इतना खूबसूरत नजर नहीं आया था। मैं उसके हाथ को कसकर पकड़ा रहा। मैं सीट में पीछे की तरफ धंस कर बैठा था और बस उसको निहारे जा रहा था। उसने चाबी घुमाई और हम उसके अपार्टमेंट में थे। दीवारें म्यूजिक पोस्टर से भरी हुई थी। कमरे में खिड़कियां सेंट्रल पार्क की तरफ खुली थी जो अभी अंधेरे में डूबा हुआ था और केवल स्ट्रीट लाइट्स नजर आ रही थी। वो अपना मेकअप निकालने के लिए बेडरूम में चली गई। बाथरूम में मैंने जब कपड़े निकाले तो पाया कि मेरे पैरों पर खरोंचे हैं और वे जहाँ तहाँ से फट गए हैं। मेरी नाक और कोहनी भी लाल नज़र आ रहे थे। मैंने एक हॉट शावर लिया। मुझे लगा जैसे मैं बर्फ़ में जमे हुए मटर के दानों का एक पैक था जो अब धीरे धीरे पिघल रहा है। शावर लेने के बाद मुझे ध्यान आया कि मेरे पास ताज़ा कपड़े नहीं थे। बाथरूम में डोरा कार्टून वाली एक पिंक ओवरसाइज टी-शर्ट टंगी थी। शायद रिया ने नाइट वेयर की तरह इसे इस्तेमाल करती थी। मैंने उसे पहना, कबर पर तौलिया लिपटा और बाहर चला आया। मुझे लड़कियों की टी-शर्ट में देखकर रिया हंस पड़ी। सॉरी मेरे पास, मैंने कहा। उसने किस से मेरा मुंह बंद कर दिया। मुझे उसके होठ गरम शहद जैसे लगे। वो मेरे चेहरे को अपने हाथ में थाए मुझे देर तक चूमती रही। हमारी जीभें एहतियात से एक दूसरे से टकराई। मैंने उसके गाल पर अपना बायां हाथ रख दिया। दायां हाथ में मैं अपना टॉवेल संभाले हुए था। उसने मेरे दायां हाथ उठाकर अपनी पीठ पर रख दिया। उसका गाउन बैकलेस था और मुझे उसकी नरम त्वचा का एहसास हुआ। उसने मेरी पिंक टी-शर्ट निकाल दी। मैंने उसका गाउन उतारने की कोशिश की, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे खोलूं कैसे। मैंने कुछ देर कोशिश करने के बाद हार मान ली। उसने गाउन के साइड में लगा एक जीपर खोला और उसमें से बाहर आ गई। हमने एक दूसरे को बाहों में भर लिया। हम एक दूसरे को चूमते रहे, छूते और सहलाते रहे। हम बेडरूम में गए और फिर बेड पर। हमारे होठ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हमारे हाथ ठहरने का मतलब नहीं जानते थे। जब हमने प्यार किया तो उसका हर लम्हा खास था। जब मैं उसके भीतर दाखिल हुआ तो हमारी आंखें मिली। उस वक्त हम खुद को एक साथ बहुत ताकतवर और बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे थे। मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे। तुम ठीक हो? मैंने कहा। उसने सिर हिला दिया और फिर अपना सिर मेरे कानों के करीब लेकर धीमे से कहा, ठीक से, बहुत ज़्यादा, बहुत खुश हूँ। उसने कहा, और तुम? बहुत
खुद से भी बहुत ज़्यादा, मैंने कहा। हम एक दूसरे से लिपट गए। वो सो गई लेकिन मैं जागता रहा। मैं पूरी रात उसे देखता रहा। इसका पता मुझे केवल तभी चला जब खिड़की से दिन की रोशनी कमरे के भीतर आई। मैं उसकी तरफ मुड़ा। सुबह की रोशनी में उसकी त्वचा दमक रही थी। उसकी आईब्रोज अब भी परफेक्ट थी। उसकी आंखें बंद थी। सो रही हो, मैंने कहा। उसने सिर हिलाकर हामी भरी। 3.5 साल बाद, यकीनन ये मेरे द्वारा देखे गए सबसे अच्छे स्कूलों में से एक है, मैंने कहा। 7 साल पहले ये ऐसा नहीं था, माधव ने कहा। मैंने सिमराव रॉयल स्कूल का अपना टूर पूरा किया। मुझे माधव ने अपने एनुअल डे फंक्शन में चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया था। मैं एक म्यूजिक क्लास के सामने से गुजरा जिसमें से हाई पिच्ड नोट सुनाई दे रहे थे। माधव ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। रिया, चेतन सर, माधव ने फुसफुसाते हुए कहा। प्लीज मुझे सर मत बोलो, मैंने कहा। सॉरी, माधव ने कहा। रिया बाहर आई। माधव ने उसके लुक्स के बारे में झूठ नहीं कहा था। उसके फीचर्स क्लासिक थे और उसमें एक खास किस्म की नज़ाकत थी। चेतन सर, फाइल ली। माधव ने मुझे आपके बारे में कितना कुछ बताया है, रिया ने कहा। नो सर, और यकीन मानो, माधव ने मुझे तुम्हारे बारे में भी बहुत कुछ बताया है। वो हंस पड़ी। माधव ने उसे अपनी क्लास फिनिश कर हमसे बाहर मिलने को कहा। इट्स लवली हियर, मैंने कहा। हम मेन बिल्डिंग से बाहर निकलकर गार्डन में चले आए थे। स्टूडेंट्स ने नए बास्केटबॉल कोर्ट को फूलों से सजाया था। इसी शाम को कोर्ट के उद्घाटन का भी कार्यक्रम रखा गया था। हम आपको पहले भी बुलाना चाहते थे, लेकिन बाद में हमने सोचा कि आपको तभी बुलाना ठीक रहेगा जब हमारे पास यहाँ एक बास्केटबॉल कोर्ट हो, माधव ने कहा। कोर्ट तो बहुत खूबसूरत है और सभी इक्विपमेंट्स यूएस से आए हैं, माधव ने कहा। रिया और मैं वहाँ हर साल 3 महीने बिताते हैं। वो वहाँ कुछ म्यूजिकल परफॉर्मेंस देती है। मैं यूएन में काम करता हूँ और अपने रूरल टूर्स की थोड़ी मार्केटिंग भी करता हूँ। माधव ने बताया कि उन्होंने रूरल स्कूल टूर्स कैसे शुरू किया, जिसमें हवेली में स्टे भी शामिल था। दुनिया भर से लोग यहाँ आते थे, जिससे स्कूल को डॉलरों में रेवेन्यू मिलता था। टूरिस्ट यहाँ पर हमारे स्कूल के बच्चों के साथ एक दिन बिताते हैं। वे उन्हें एक क्लास पढ़ाते हैं, उन्हें अपने देश की तस्वीरें दिखाते हैं या उसके बारे में बातें करते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में जो भी मीनिंगफुल काम किए हैं, ये उनमें से एक है। दैट्स इनोवेटिव। स्टूडेंट्स को यह सब बहुत अच्छा लगता है। उन्हें दुनिया के बारे में जानने का मौका मिलता है। बाद में अनेक टूरिस्ट स्कूल को रेगुलरली ग्रांट्स या गिफ्ट्स भेजते हैं। तुम्हारी माँ कहाँ है? वेल, जल्दी ही आ जाएंगी। रिया और मैं ही मिलकर अब इसे चलाते हैं। रानी साहिबा को शाम को संभालने से फुर्सत ही नहीं मिल पाती, माधव हंस पड़ा। उन्हें अब रिया से कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आप भूल रहे हैं कि उन्होंने देखा था कि रिया के बिना मेरी क्या हालत हो गई थी। अब उनका कहना है कि वे खुश हैं जो उनका बेटा फिर से मिल गया। बेटा ही क्या, उन्हें तो अब एक पोता भी मिल गया है जो कि उनका चहेता है। तुम्हारा बेटा कितना बड़ा है? जल्दी ही वो 2 साल का हो जाएगा, माधव ने कहा। लीजिए, वे लोग आ गए। मैंने देखा कि एक बुजुर्ग महिला हमारी तरफ चली आ रही है। उन्होंने एक हाथ से छोटे से एक लड़के का हाथ पकड़ रखा है और उनके दूसरे हाथ में एक बड़ा सा टिफिन बॉक्स है। स्कूल की घंटी बजी। बच्चों का झुंड बाहर निकला। रिया अब हमारे साथ खड़ी हुई थी। यहाँ तो सब लोग हैं, उसने कहा। शाम ने दादी माँ का हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और दौड़कर अपने माता पिता के पास चला आया। वो रिया का बेबी वर्जन लग रहा था। शाम अपनी उम्र की लिहाज से बहुत टॉल और शरारती है। माधव द्वारा हमारा परिचय कराए जाने के बाद रानी साहिबा ने कहा। हम बास्केटबॉल कोर्ट की एम्फी थिएटर सीट पर बैठ गए। रिया ने टिफिन से निकालकर सभी को दाल, चपाती और गाजर मटर की सब्जी परोसी। शाम को कोर्ट पर एक बास्केटबॉल नजर आई तो वो दौड़कर उसे उठाने चला गया। जरा संभल के, रानी साहिबा ने कहा। वो आपका ही बहादुर पोता है, रिया ने कहा। सामने गेंद अपने हाथ में ले ली। शूट, रिया ने कहा। सामने शॉट मारा। उसके नन्हे हाथों द्वारा उछाली गई गेंद बास्केट के इर्द गिर्द भी नहीं पहुंच पाई। उसने 2 बार फिर कोशिश की और दोनों बार नाकाम रहा। उसने अपने पिता की ओर देखा। नहीं हो रहा है, उसने कहा। तो क्या हुआ? मैदान मत छोड़ो, एक ना एक दिन जरूर होगा, माधव ने कहा।